हमने अंजाम की परवाह नहीं की और एक करार कर लिया, मौत से करार। ठीक है, कल से 5 डिब्बे और बढ़ाती हूँ। हाँ, आती हूँ। तो आपकी डील पक्की हो गई मम्मा? हाँ, एकदम पक्की हो गई। अब तुम्हारी मम्मा बहुत बड़ी बिजनेस वाली बनने वाली है। वाओ, ग्रेट मम्मा। मम्मा, अब हमारा घर भी बहुत बड़ा होगा ना? हाँ, बहुत बड़ा और आलीशान घर होगा हमारा, और जहाँ पर नौकर चाकर सब होंगे। हाँ, और बड़ी बड़ी कार्स भी होगी। हाँ, कार्स भी लेंगे। मम्मा, मुझे एक चॉपर भी चाहिए। चॉपर? ठीक है, चॉपर भी ले लेंगे। अरे नानी, मम्मा मुझे चॉपर दिलवाएगी। मुझे कितनी बार बोला है मुझे नानी मत बोला कर, ऐसे सबके सामने तो नहीं। अरे मैम, आप क्यों ले आई? मुझे बता देती ना, मैं ले आता खाली टिफिन। अरे तू कहीं और गया था ना डिलीवरी के लिए, इसलिए मैं ले आई। खाली टिफिन आने में लेट हो जाता है तो डिलीवरी भी लेट हो जाती है। अच्छा राघव, चलो शाम की तैयारी करो टिफिन। हाँ, फाल्गुनी, तुम्हारी कामयाबी की चाबी बन सकता हूँ मैं। तो मेरे प्रपोजल के बारे में क्या सोचा? अरे संजीव, तुम बाहर क्या कर रहे हो? अंदर आओ। रोही बेटा, तुम अंदर जाके चेंज कर। 1 साल पहले तुमने बिजनेस के लिए मुझसे 3 लाख रुपए उधार लिए थे और उसको बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपए और ले लिए। अरे मामूली से टिफिन सर्विस के बिजनेस में 8 लाख रुपए खपा दिए। तुम मुझे मेरा काम समझाने आए हो? तुम मेरा पैसा तो लौटा नहीं पा रही हो। टू बी फ्रैंक, तुम्हें बिजनेस करना नहीं आता। एक काम करो, तुम मेरी लाइफ पार्टनर बन जाओ, तुम्हें बिजनेस करना भी सिखा दूंगा और तुम्हारा कर्जा भी माफ हो जाएगा। अपनी हाथ में रहो संजीव। मधु, क्या है ये? तुमने तो कहा था तुम इसे शादी के लिए मना लोगी। मैं बात करती ना इस माँ से, ना मेरी जिंदगी का फैसला कर सकती है, ना ही मेरे बिजनेस में कोई फैसला ले सकती है। देखा मधु, इसने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। ये तुम्हें अपनी बॉसी नहीं, काम वाली समझती है। संजीव, तुम मासी को भड़काने की कोशिश मत करो। बहुत अकड़ है ना तुझमें। चल अभी क्या भी मेरा पैसा निकाल, नहीं तब मैं तुझे अपना असली रूप दिखाता हूँ। मुझे हैरास करने की कोशिश मत करना संजीव। तुम्हें तुम्हारा पैसा मिल जाएगा, वो भी पूरे ब्याज के साथ। ब्याज तो मैं वसूल करूंगा, इस थप्पड़ का भी। मासी, मैंने कितनी बार आपसे कहा है मुझे इस आदमी से शादी नहीं करनी है, फिर भी आप। मैं तुम्हारे भले का सोच रही थी फाल्गुनी। विधवा की जिंदगी आसान नहीं होती। अरे खुद के बारे में नहीं, पर रूही के बारे में तो सोच। टिफिन सर्विस का छोटा मोटा काम है तुम्हारा, उसमें भी इतना सारा कर्जा चढ़ चुका है, उसमें कमाई तो होती ही नहीं है। ऐसा ही रहा तो रूही को कैसे पालोगी तुम? मासी, मैं आप जैसी नहीं हूँ जो अपने फायदे के लिए रिश्ते बदलती फिरूं। अरे अगर संजीव आपको इतना ही भाग गया है तो आप ही कर लो ना उसके साथ शादी। वैसे भी आपकी शादी तो हुई ही नहीं है। बस कर फाल्गुनी, मैंने तुझे अपनी बेटी माना, मैंने तेरे लिए अपना घर नहीं बसाया और तू मुझे खरी खोटी सुना रही है। मासी, आई एम सॉरी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन आपको पता है ना मैं कितनी स्ट्रेस में हूँ। सारी टेंशन तुझे ही है। मम्मा, मुझे बड़ा घर नहीं चाहिए, ना कार्स ना चॉपर। आप टेंशन मत लो। तू है तो मुझे क्या टेंशन है? और सपने देखना बुरी बात नहीं है बेटा। माना कि आज हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हम मिलके अपना कल तो संवार सकते हैं ना। आई नो मम्मा, यू आर द बेस्ट। जब मंजिल दूर हो तो वहां जल्द से जल्द पहुंचने के लिए हम शॉर्टकट ढूंढने लगते हैं, और अब मैं उस रास्ते पर जाने का सोच रही थी जिसे मैंने सालों पहले छोड़ दिया था।
पकड़ रहे उसको। कौन आप लोग? ये लो तुम्हारे पूरे पैसे, वो भी ब्याज के साथ। 4 महीने में इतना पैसा कमा लिया? तुमसे मतलब? अरे तुम अभी तक मुझसे नाराज हो? एक्चुअली उस दिन मैंने तुम्हें शादी के लिए प्रपोज करके एक गलती की। अगर मैं तुम्हें सिर्फ सोने के लिए कहता ना तो तुम मान जाती। ये पैसा भी इसी तरह कमाया ना, सो के। तेरी नीयत चाहे जैसी भी हो, लेकिन मेरे बुरे वक्त में तू काम आया ना, इसलिए मैंने सिर्फ थप्पड़ मारा है तुझे, वरना मैं तेरे साथ क्या क्या कर सकती हूँ ना, ये जानता नहीं है तू। मुझे मालूम था इस डगर पे मुझे मौत भी मिल सकती है, लेकिन मैं मरना नहीं चाहती। मुझे अपनी बेटी के लिए जीना है। सर, शामली रोड पे एक्सीडेंट हुआ था। लेडी की ऑन स्पॉट डेथ हो गई। पहचान पता चली कौन? जी हाँ सर, एक्सीडेंट साइट से आईडी मिली है जिस पे फाल्गुनी गुप्ता लिखा हुआ है। मेरठ की रहने वाली है। कांस्टेबल को भेजा उसका एड्रेस। नानी कहाँ गई राघव अंकल? बेटा वो आ जाएंगी। और मम्मी वो कहाँ है? मधु जी, मैं समझ सकता हूँ इस वक्त आपके लिए जवाब देना कितना मुश्किल है, पर कुछ बातें हैं जो हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। फाल्गुनी का एक्सीडेंट शामली रोड पर। फाल्गुनी शामली में कहाँ जा रही थी? शामली? सर वो तो 2 दिन से शहर के बाहर गई थी। शहर से बाहर कहाँ? सर वो मुझे नहीं पता, और अपना टिफिन का काम दूसरे शहर में भी फैलाना चाहती थी। और मधु जी, जिस जगह पर फाल्गुनी का एक्सीडेंट हुआ वो जगह आपके घर से कोई 60-70 किलोमीटर की ही दूरी पर है, और आप कह रही हैं कि फाल्गुनी 2 दिन से शहर से बाहर थी। सर ऐसा भी तो हो सकता है वो घर लौट रही हो और रास्ते में उसके साथ। सर, एक्सीडेंट स्पॉट का एक सीसीटीवी फुटेज मिला है। सर इसमें जिस तरह से फाल्गुनी भाग रही है और जिस तरह से व्हीकल ने उसे हिट किया, उसे गाड़ी का नंबर भी साफ दिखाई नहीं दे रहा है। फाल्गुनी की मौसी को यह तक नहीं मालूम कि फाल्गुनी कहाँ गई, और अब इस तरह से फाल्गुनी मारी जाती है। पता लगाओ कि फाल्गुनी इस जगह पर क्यों गई थी, और इस टेम्पो का भी पता लगाओ। बहुत पढ़ाई कर रहे हो मेरे पीछे से। चलो आज तुम्हारा इम्तिहान लेते हैं। आजा। पानी। अच्छा बता, मेरे बीवी के शरीर में कितने तिल हैं? बस कीजिए आप, शक की भी सीमा होती है। अच्छा, मतलब इसको मारो तो तुमको दर्द होता है? इतने नजदीक आ गए हो तुम दोनों। हिम्मत है? हैं? इधर आ। हिम्मत है तो मेरे पीछे से छुप छुप के जो करते हो मेरे सामने करके दिखाओ। चलो चलो। ये क्या बोल रहे हैं आप? क्या बोल रहा हूँ? फाल्गुनी की मौसी ने तेरी गंदी नियत के बारे में सब कुछ बता दिया है हमें। सर उसकी मौसी ने खुद मुझसे कहा था कि वो फाल्गुनी की शादी मुझसे करवाना चाहती है। देख, अगर हमें बाद में पता चला ना कि इसमें तेरा तनिक भी हाथ है, बिल्कुल हाथ नहीं है सर। अगर वो गलत रास्ते से पैसा कमाएगी तो ऐसी हालत तो होनी ही। कहना क्या चाहता है तू? सब बोल। सर 4 महीने पहले तक फाल्गुनी के पास अपनी बेटी की फीस भरने तक के पैसे नहीं हुआ करते थे, और 4 महीने के अंदर उसने मेरे 8 लाख रुपए चुकता कर दिया। ये लो तुम्हारे पूरे पैसे ब्याज के साथ। मुझसे सवाल करने से पहले आप उसकी मौसी से पूछिए कि फाल्गुनी शहर में किस किस के पास जाती थी जो उस पर इतना पैसा बरसा रहे थे। अंकल की तरह आप भी मुझसे झूठ बोल रहे हो ना? मम्मी मुझसे इतने दिन तक दूर नहीं रह सकती। बेटा मैं तुझे कैसे बताऊं कि क्या हुआ है?
सर संजीव तो जलता था फाल्गुनी से, आप उस पर भरोसा कैसे कर सकते हो? देखिए, अगर संजीव ने कुछ किया है तो बचेगा नहीं, लेकिन आपको भी तो नहीं मालूम कि हत्या के 2 दिन पहले से फाल्गुनी कहाँ थी। सर मुझे सच में नहीं पता। हाँ मनीष। इंक्वायरी में पता चला है कि फाल्गुनी ने शामली रोड पे एक जगह रेंट पे ले रखी थी। व्हाट? सर फाल्गुनी ने ये जगह 2 महीने पहले रेंट पे ली थी। यहाँ के लैंडलॉर्ड का कहना है कि वो यहाँ से कोई बिजनेस कर रही थी। पर फाल्गुनी तो मेरठ से टिफिन सर्विस चलाती थी ना, यहाँ क्या कर रही थी? तो बेटा ये सारे एविडेंस कलेक्ट करो। सर निर्भीक एजेंसी इस नाम से एग्रीमेंट करवाया था फाल्गुनी ने। अच्छा, किस तरह का बिजनेस था? मतलब वो क्या कर रही थी, कुछ बताया था? सर कंसल्टेंसी का बिजनेस बता रही थी, बोल रही थी कि स्टैब्लिश कर रही हूँ, कुछ दिनों बाद ये जगह रिनोवेट करके ऑफिस खोल लेगी। 12 तारीख को आई थी क्या फाल्गुनी यहाँ? नहीं सर, वो यहाँ कभी कभी आती थी। ठीक है, हमें एग्रीमेंट के पेपर चाहिए। जी सर। सर अगर फाल्गुनी का टिफिन सर्विस रूही टिफिन सर्विस के नाम से है तो फिर ये निर्भीक एजेंसी क्या है? और इसके बारे में तो उसकी मौसी ने भी हमें कुछ नहीं बताया। शायद देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे काफी फाइल थी, काफी डॉक्यूमेंट्स थे जिनको चला दिया गया। मनीष एक काम करो, पता करो कि वो निर्भीक एजेंसी के नाम से कौन सा बिजनेस कर रही है, किस तरह का बिजनेस था, और ये भी पता लगाओ कि उस बिजनेस का उसके मर्डर से कोई कनेक्शन निकलता है। ये सही नहीं किया हमने। आप भूल गई इस आदमी ने हमारे साथ क्या क्या किया है? लेकिन जो भी था ये मेरा पति है। मैं इसे इतनी बुरी मौत कैसे दे रही हूँ? अब इतना मत सोचिए, इसके अलावा और कोई चारा नहीं था हमारे पास। पॉसिबल है कि क्रिमिनल्स ने उसका रंग बदल दिया। तो फिर इतनी प्लानिंग की किसने होगी और किस मकसद से? सर फाल्गुनी ने निर्भीक एजेंसी नाम से एक करंट अकाउंट भी खोला था। इस अकाउंट की डिटेल्स निकाली तो पता चला कि एक डिटेक्टिव एजेंसी है। डिटेक्टिव एजेंसी? यस सर, और 4 महीने पहले ही फाल्गुनी को इसका लाइसेंस मिला है। मतलब जिसे हम टिफिन सर्विस चलाने वाली एक साधारण औरत समझ रहे थे, असल में एक प्रोफेशनल डिटेक्टिव भी थी। मैंने फाल्गुनी के बैंक ट्रांजेक्शंस भी चेक किए, पता चला कि उसमें 4 लोगों ने पैसा ट्रांसफर किया और ये 4 लोग कोई और नहीं, फाल्गुनी के क्लाइंट्स थे। सर ये चारों केसेस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स और फोर्जरी के थे जिनको फाल्गुनी ने सक्सेसफुली खत्म कर दिया था। तो उसके ऑफिस में मौजूद फाइल्स और डॉक्यूमेंट्स को जलाया क्यों गया होगा? क्या उनमें किसी के राज छुपे थे जिन्हें फाल्गुनी उजागर करने वाली थी? ये सब तो काफी हद तक जल चुका है सर। 1 PH 2 SKR 3 HC C is similar। शर्मा भले ही मैक्सिमम स्टफ जल गया है, लेकिन इससे यह क्लियर हो गया है कि फाल्गुनी जरूर कोई ऐसा केस इन्वेस्टिगेट कर रही थी जो उसके मर्डर की वजह बना। सर फाल्गुनी के सीडीआर में कोई सस्पिशियस नंबर भी नहीं मिला, लेकिन सर फाल्गुनी की लोकेशन पिछले 2 महीने से अक्सर मुजफ्फरनगर की थी, लेकिन सर उसके सीडीआर में मुजफ्फरनगर का कोई नंबर नहीं मिला। ये भी तो हो सकता है कि वो कोई दूसरा नंबर भी यूज करती हो। शर्मा अपने सारे खातियों को एक्टिव करो, उनसे कहो कि वो पता लगाएं कि फाल्गुनी मुजफ्फरनगर में कहाँ जाती थी और किस किस से मिलती थी। ओके सर। अब चादर प्रथा शुरू करते हैं। भैया यहाँ ना पकड़ लीजिए। गिरीश अपने दोनों हाथ इसमें डुबा के चारों कोने में छापा लगा दे। अब चादर प्रथा समाप्त हुई है, उसके अनुसार अब आप दोनों पति पत्नी हो। फाल्गुनी और डिटेक्टिव, ये सब बातें सुन के मैं खुद हैरान हूँ। सर इस बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं था। मधु जी, आप फाल्गुनी को उसके बचपन से जानती थी और 11 साल से तो आप उसके साथ रह रही थी। अगर आप उसके बारे में कुछ नहीं जानती तो क्या इसका मतलब हम ये निकालें कि फाल्गुनी भरोसा नहीं करती थी आप पर, ट्रस्ट नहीं था उसे, इसके लिए अपनी बातें छिपाती थी आपसे?
सर ऐसा भी तो हो सकता है वो जानबूझ के कर रही हो। अभी वो डिटेक्टिव थी तो ऐसे लोग अंडरकवर होके भी तो काम करते हैं ना। अच्छा, सर मैंने आपको एक बात नहीं बताई थी। फाल्गुनी लॉ स्टूडेंट थी और उसके पिता के पास पैसे नहीं थे तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। पर शादी के पहले वो क्रिमिनल लॉयर के पास काम करती थी सर। और शादी के बाद? सर शादी के बाद उसका पति उसे कुछ नहीं करने देता था। फिर उसके पति के मौत के बाद वो मेरे साथ टिफिन सर्विस का काम करने लग गई। आपके साथ? हाँ। लेकिन उसका जो ये टिफिन सर्विस का बिजनेस था उसके डॉक्यूमेंट्स में तो आपका कोई शेयर नहीं है। वो तो सैलरी देती थी ना आपको। सर वो हमारा रिश्ता इन सारी चीजों के परे था। ये पुलिस क्यों आई है राघव अंकल? वो पुलिस स्टेशन में भी आपकी मम्मा का खाना जाता है ना, इसीलिए। आइए सर। फाल्गुनी इसी एनजीओ में वर्कर बन के काम करती थी। ये भी तो हो सकता है कि फाल्गुनी एनजीओ वर्कर बनकर यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आती है। फिलहाल तो सिर्फ इतना पता चला है कि फाल्गुनी आसपास के कई गांव में जाकर ग्रामीण औरतों को वुमेन हेल्थ एंड हाइजीन पर ट्रेनिंग दे रही थी। पॉसिबल है आसपास के गांवों में जाकर वो इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करती है। मे बी सर। इंक्वायरी में एक बात और पता चली है, ये फाल्गुनी आजकल कड़िया गांव ज्यादा जा रही थी। कड़िया गांव? सुनिए, हमें पता चला है कि एनजीओ वर्कर फाल्गुनी अक्सर आपसे मिलती है। जी क्यों मिलती थी वो आपसे? वजह क्या है? सर वो सोशल अवेयरनेस के लिए सबके घर आ रही थी। आप? जी मैं पति हूँ इनका। कुछ और पूछना है आपको? नहीं। ये मैडम तो मुझे भी मिली थी। कृष्णा के पहले पति सरजू के बारे में पूछ रही थी। क्या? कृष्णा का पहला पति? जी, दूसरा पति गिरीश देवर था कृष्णा का, लेकिन सरजू के मौत के बाद उन दोनों ने शादी कर ली। अच्छा, ये फाल्गुनी सरजू के बारे में क्यों पूछ रही थी? यही कि सरजू की मौत कैसे हो गई। क्या आप हमें बता सकती हैं कि सरजू की मौत कैसे हुई थी? सर गिरीश और कृष्णा कहते हैं कि सरजू भैंस खरीदने जा रहा था तो कोई गाड़ी मार गई उसको, लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों ने उसे मारा होगा। आपको ऐसा क्यों लगता है? सरजू को शक था कि इन दोनों का चक्कर चल रहा है। हमको धोखा दोगे तो यहीं पे जान से मार दूंगा। और एक बात, सरजू के मौत के 2 महीने पहले से वो काफी बीमार चल रहा था। खाट से उठा तक नहीं जा रहा था उसे। ऐसे में वो खुद पैदल चल के हाईवे तक कैसे जाएगा? मुझे लग रहा है सर फाल्गुनी यहाँ सरजू की मौत का राज पता करने ही आई होगी। फाल्गुनी एक प्राइवेट डिटेक्टिव थी। इस तरह के लोग तभी इन्वेस्टिगेट करते हैं जब उन्हें कोई हायर करे। इस छोटे से गांव में कौन ऐसा होगा जिसने फाल्गुनी को हायर किया होगा? हमें ना लोकल पुलिस से कंफर्म करना चाहिए कि सरजू का एक्सीडेंटल केस में कोई फाउल प्ले था क्या, और क्या वाकई में यहाँ ऐसे राज दफन है जो फाल्गुनी की हत्या का कारण बने। अरे अरे तुम डर क्यों रही हो? ये डॉल तुम्हारी मम्मी ने दी है तुम्हारे लिए। मम्मी ने? हाँ, मम्मी ने ऑर्डर पहले की होगी, बस पार्सल आ जाया है। राघव जरा इधर आना। हाँ हाँ आ रहा हूँ। मम्मा, जाना सच में जरूरी है? हाँ बेटा, बहुत जरूरी है। वरना तुम ही बताओ, मम्मा तुमसे दूर इतने दिन के लिए रह सकती है? लेकिन आजकल आपके पास मेरे लिए टाइम ही नहीं होता है। सॉरी बेटा, मैं बहुत जल्द वापस आ जाऊंगी। मम्मा, आपने मेरे लिए डॉल ऑर्डर की थी, मैं आपको कहाँ से ऑर्डर करूं ताकि आप जल्दी से मेरे पास आ जाओ? कहाँ चले गए मम्मा?
सरजू कुशवाहा एक्सीडेंट केस में हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया जिससे कि लगे कि उसका मर्डर हुआ था, और सरजू के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी ये क्लियर था कि उसका एक्सीडेंट ही हुआ था। अच्छा, सरजू का जिस टेम्पो से एक्सीडेंट हुआ था वो सफेद रंग का था ना? नहीं, सरजू की बीवी ने बयान दिया था कि कोई सफेद रंग का ओल्ड कार था। तो वो जो कार थी उस कार का कुछ पता चला? अभी तक तो नहीं। मुझे लगता है पुलिस वाला हमसे कुछ छुपा रहा है। हमें ना बहुत संभल के जांच करनी होगी। तो जाहिर सी बात है वो लोकल पुलिस पे शक कर रही होगी। शर्मा, पता करो कि फाल्गुनी लोकल पुलिस से मिल रही थी क्या, और याद रहे पूरी एहतियात के साथ। ओके सर। मेरठ पुलिस हमारे घर तक पहुंच गई। मैं बता रहा हूँ, अगर मैं उनके हत्थे चढ़ा ना तो तुम सबकी पोल खोल दूंगा मैं। डर मत, पुलिस, नेता, प्रशासन सब मेरी जेब में है। सरजू का भूत भटक रहा है, वो ना हमसे बदला लेगा, वो बदला लेगा हमसे। इतना मत सोचो, सब ठीक हो जाएगा। सर, हमने फाल्गुनी की सीडीआर में मौजूद एक नंबर को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन हमें अब तक कोई ऐसा नहीं मिला जिसने फाल्गुनी की डिटेक्टिव एजेंसी को सरजू या फिर मुजफ्फरनगर का कोई भी केस दिया हो। लेकिन सर, चली हुई फाइल से एक अधचला पेपर मिला है। सर, इसे देख के ऐसा लगता है जैसे ये किसी पीएम रिपोर्ट का हिस्सा है, लेकिन सर समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये किसकी पीएम रिपोर्ट का हिस्सा है। सरजू की बॉडी का भी पोस्टमार्टम हुआ था ना? जी हाँ सर, पोस्टमार्टम तो हुआ था, लेकिन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सुखबीर ने बताया था कि उसकी रिपोर्ट से क्लियर था कि उसका एक्सीडेंट हुआ था। शर्मा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनिपुलेट भी तो की जा सकती है। सरजू की बॉडी का जिस डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया था, एक बार उस डॉक्टर से मिलते हैं। क्या हुआ? मम्मी की याद आ रही है? अरे डोंट वरी, मैं हूं ना, मैं भी मम्मा की तरह ही प्यार करूंगा। स्कूल हो या आस पड़ोस, कोई अगर तुम्हें टच करे ना, तो इस बात की समझ होनी चाहिए तुम्हें कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। क्या होता है मम्मा ये गुड टच बैड टच? मैं समझाती। एक्सक्यूज मी, डॉक्टर पाल जो पोस्टमार्टम करते हैं कहाँ मिलेंगे? डॉक्टर समरपाल जी। इंस्पेक्टर अभिमन्यु चंदर, मेरठ पुलिस। हमें पता चला है कि आपने कड़िया गांव के सरजू कुशवाहा नाम के आदमी की बॉडी का पोस्टमार्टम किया था। सर, मैं बहुत सारे विक्टिम का पोस्टमार्टम करता रहता हूँ, मुझे रिकॉर्ड चेक करने हैं प्लीज। सरजू कुशवाहा, राइट ऑफिसर? एक्सीडेंटल केस है, बॉडी में कई जगह इंजरीज थी और कुछ फ्रैक्चर थे, लेकिन हमें कोई फाउल प्ले नहीं लगा। कुछ दिनों पहले मेरठ में भी एक्सीडेंट हुआ था कि विक्टिम पर जानबूझकर टेम्पो चढ़ा दिया गया था। बहुत एक्सीडेंट की वजह से हुई थी, और था वो मर्डर। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रहे हैं? जिस विक्टिम का एक्सीडेंट हुआ था उस विक्टिम का नाम था फाल्गुनी गुप्ता। ये शायद इसके साथ आपने सरजू की पोस्टमार्टम रिपोर्ट शेयर की। नहीं सर, मैं इस लड़की को नहीं जानता, और सरजू की रिपोर्ट सिर्फ इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के साथ शेयर की थी। ठीक है डॉक्टर, हमें इस रिपोर्ट की एक कॉपी चाहिए होगी। मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। थैंक्स डॉक्टर। मैं तो तुम्हें चाहता था, लेकिन तुमने मेरा ध्यान फाल्गुनी की तरफ मोड़ दिया, और अब उसके मर्डर का इल्जाम भी मेरी तरफ मोड़ दिया। मुझे पता है ना तू कितना बड़ा कमीना है। वो तो मैं हूँ, लेकिन तुझे मैं फुल सपोर्ट करूंगा फाल्गुनी के बिजनेस को टेक ओवर करने में। कृष्णा और गिरीश अचानक गांव छोड़ के चले गए, पर कहां चले गए हैं ये समझ में नहीं आ रहा है। उनका गायब होना यही इंडिकेट करता है कि सरजू का एक्सीडेंट नहीं बल्कि मर्डर हुआ था। और सर, अब तक ये भी पता नहीं चल पा रहा है कि फाल्गुनी को ये केस इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसने दिया होगा। सब पता चलेगा मनीष। देखो, ये तो क्लियर होता जा रहा है कि फाल्गुनी की हत्या का सरजू के केस से कनेक्शन। एक काम करो, गिरीश और कृष्णा का लुकआउट नोटिस जारी करवाओ। थोड़ा दोनों। ओके सर। मेरठ पुलिस मेरे हॉस्पिटल तक पहुंच चुकी है, सरजू और फाल्गुनी के बारे में पूछताछ कर रही थी। देखो, अगर इस केस में मेरा नाम आ गया ना तो अच्छा नहीं होगा। किसी का नाम नहीं आएगा,
थोड़े दिनों में मेरठ पुलिस झक मार के निकल जाएगी। और अगर ना भी निकली तो उसे भी खरीद लेंगे। वो पुलिस वाला बिकाऊ नहीं लग रहा था, या तो उसका भी ट्रांसफर करवा दो या फिर उसे भी ठिकाने लगवा दो। सर, मुझे पता चला है कि सरजू के एक्सीडेंट में जिस गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वैसी ही गाड़ी का इस्तेमाल और एक एक्सीडेंट में किया गया था। व्हाट? जी हाँ सर, ये केस सनोली विलेज का केस है और इस एक्सीडेंट में दुर्गेश सिन्हा नाम के आदमी की मौत हुई थी। ये दुर्गेश है और इस केस में भी गाड़ी का कुछ पता नहीं चला। आखिर इस मिस्टीरियस व्हीकल की मिस्ट्री क्या है? अगर ये सबके सब मर्डर थे तो फिर ये कौन करवा रहा था और क्यों? फाल्गुनी के मर्डर को भी एक्सीडेंट का रूप देने की कोशिश की गई। क्या फाल्गुनी कुछ ऐसा इन्वेस्टिगेट कर रही थी जिसके पीछे गहरे राज छिपे थे? एक बार दुर्गेश के केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से मिलता है। हमें दुर्गेश के केस में ऐसा कोई फॉल प्ले नजर नहीं आया जिससे लगे कि वो मर्डर हो, और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यही आया था कि दुर्गेश की मौत एक्सीडेंट से हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट दिखाएंगे दुर्गेश की? हाँ श्योर। थैंक यू। ये दुर्गेश की बॉडी का पोस्टमार्टम डॉक्टर समर ने किया था ना? जी सर, ये दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स तो एक दूसरे की कार्बन कॉपी है। दोनों रिपोर्ट्स में मौत की वजह एक ही लिखी है। अच्छा शर्मा, ये डॉक्टर समर का सी बनाने का स्टाइल नोटिस किया तुमने? बड़ी अजीब ढंग से सी बनाया। फाल्गुनी के ऑफिस में हमें एक डायरी मिली थी, उस पर लिखा था सी इज सिमिलर। क्या सी सिमिलर का इंडिकेशन इन्हीं दोनों रिपोर्ट्स का है? पूरे चांसेस। शर्मा, हमें फाल्गुनी के ऑफिस में जली हुई फाइल्स के बीच एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जली हुई कॉपी भी मिली थी, याद है? इसका मतलब फाल्गुनी के पास ये दोनों रिपोर्ट्स थे और फाल्गुनी सरजू का ही नहीं बल्कि दुर्गेश का केस भी इन्वेस्टिगेट कर रही हो। सर, ये डॉक्टर समर उस दिन से ही हॉस्पिटल नहीं आ रहा है जिस दिन से हम उससे मिलने गए। डॉक्टर समर कहाँ है? मुझे नहीं मालूम कब से नहीं हुआ घर पे? सर, पिछले 3 दिन से घर नहीं आया वो। कविता चेक करो, कुछ भी छोटा नहीं चाहिए। लेकिन हुआ क्या है, कोई बताएगा? बताते हैं बताते हैं। सर ये देखिए, इतनी सारी डॉल्स, इलेक्ट्रॉनिक सामान, क्या ये सब क्या चल रहा है इस घर के अंदर? सर, मेरे बेटे को इलेक्ट्रॉनिक गुड़िया बनाने का शौक है। अरे ये क्या कर दिया आपने? तूने मेरे रूम में कैमरा लगा दिया। अरे मम्मी एक्सपेरिमेंट कर रहा था, अपने रिमोट आई को टेस्ट कर रहा था। है कहाँ वो? फोन भी बंद कर रखा है उसने अपना। सर, मैंने कहा ना, मुझे कुछ नहीं पता है। अपनी मर्जी का मालिक है वो। ये दुर्गेश सिन्हा यही रहते थे ना? जी हाँ। देखिए, उनकी मौत कैसे हुई इसके बारे में आपसे बात करनी है हमें। इस लड़की को पहचानती हैं? नहीं। आप जरा गौर से देखिए, शायद आपको कुछ याद है। बोला ना नहीं, और मुझे आपसे बात नहीं करनी है। आप जाइए यहाँ से। देखिए, हमारा बात करना बहुत, सुनिए, देखिए हमारी बात सुनिए। अब मम्मा, मैं तो डर गई। मैंने सोचा 2 दिन बाद वापस आई हूँ ना, तो ऐसे सरप्राइज करती तुझे। लेकिन मम्मा, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप चली जाती है तो यहाँ पर फाल्गुनी, तुम आ गई? हाँ मासी। मासी, हाँ। रूही ने आपको तंग तो नहीं किया मेरे पीछे से? अरे नहीं नहीं, बहुत अच्छे से रही है वो। मम्मा, मैं क्यों नहीं बता पाई आपको वो सब? सर, दुर्गेश की बीवी का ऐसा रवैया देख के ताज्जुब हो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरजू की तरह दुर्गेश की मौत की हकीकत भी कुछ और ही है। मैंने मॉर्चरी में पता किया, पिछले 3 महीने में डॉक्टर समर ने 15 बॉडीज का पोस्टमार्टम किया और उन 15 में से 9 एक्सीडेंटल केसेस हैं। तो क्या ऐसे और भी केसेस हैं? इस डायरी में ना कुछ अल्फाबेट्स लिखे हैं जिनको देख के ऐसा लगता है कि जैसे ये विक्टिम्स के नामों का शॉर्ट फॉर्म हो सकता है। जैसे सरजू का सरनेम है कुशवाहा, यानी कि सरजू कुशवाहा, और ये देखो ये 7वें नंबर पे लिखा है SK। ऐसे ही दुर्गेश का सरनेम है सिन्हा, यानी कि दुर्गेश सिन्हा, और ये यहाँ 9वें नंबर पे लिखा है DS। ऐसी जो बाकी के विक्टिम्स हैं उनके भी नाम और सरनेम के अल्फाबेट्स मैच हो रहे हैं। माय गॉड, अमीन सर, ये केस तो हमारी सोच से भी परे का निकला। बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि
फाल्गुनी से ये सब इन्वेस्टिगेट कौन करवा रहा था? सर ये फाइल। सर ये विपिन है, दुर्गेश सिन्हा का पड़ोसी और दोस्त भी। दुर्गेश के बारे में आपको कुछ बताना चाहता है। बोलो। सर भले ही दुर्गेश की बीवी और सब लोग ये मानते हैं कि दुर्गेश की मौत एक्सीडेंट से हुई थी, लेकिन सर दुर्गेश तो कैंसर पेशेंट था, वो तो चल भी नहीं सकता था। व्हाट? उसका इलाज एनटी दीक्षित मेमोरियल अस्पताल में चल रहा था। और सर मुझे बहुत अच्छे से याद है, उस शाम जब मैं दुर्गेश को मिलने उसके घर गया था तो वो बिस्तर पर ही अपने प्राण छोड़ चुका था। फिर मुझे उसकी पत्नी ने वहाँ से जाने के लिए कहा। उसके बाद मुझे उसी रात को ये पता चला कि दुर्गेश का हाईवे के पास में एक्सीडेंट हो गया है। सरजू के पड़ोसी ने कहा था सर कि सरजू काफी बीमार रहता था और ठीक से चल भी नहीं पाता था। और उसकी वाइफ कृष्णा ने स्टेटमेंट दी थी कि सरजू भैंस लेने जा रहा था, हाईवे पे उसका एक्सीडेंट हो गया था। ये बहुत बड़ा गेम है शर्मा, इसकी जड़ें ना काफी गहरी है। अच्छा, दुर्गेश के दोस्त ने बताया कि दुर्गेश कैंसर पेशेंट था, एनटी दीक्षित मेमोरियल हॉस्पिटल में उसका इलाज चल रहा था। एक काम करो, रिकॉर्ड चेक करो वहाँ पे। हमें कोई एक्सट्रीम स्टेप लेना होगा। हद, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या करना है। नहीं सर, दुर्गेश सिन्हा नाम के सर किसी पेशेंट का रिकॉर्ड नहीं है यहाँ पर, और ना ही सर इस नाम के किसी कैंसर पेशेंट का इलाज हुआ है इस हॉस्पिटल में। दुर्गेश कैंसर पेशेंट था, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला हॉस्पिटल में। लेकिन मैंने इंक्वायरी करवाई। डॉक्टर समन ने जिन 9 और एक्सीडेंटल विक्टिम्स का पोस्टमार्टम किया था, उन सबके केसेस भी सरजू और दुर्गेश के केस की तरह सस्पिशियस थे। और ये सारे के सारे विक्टिम्स लोअर मिडिल क्लास या फिर पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे। ये काफी ताज्जुब भरा है कि ऐसे बैकग्राउंड के लोगों को क्यों और किस मकसद से मारा गया और उनके मर्डर को एक्सीडेंट का रूप दिया। हमें ना इस फैमिली को कॉन्फिडेंस में लेकर बात करनी होगी, तभी हम इस केस की तह तक पहुंच पाएंगे। सर, गिरीश और कृष्णा सहारनपुर के घर में छिपे हुए थे। सहारनपुर पुलिस को उसी घर से उनकी लाशें मिली हैं। सर, क्राइम सीन से सुसाइड नोट मिला था, शायद इन दोनों ने सुसाइड किया। हमने अंजाम की परवाह नहीं की और एक करार कर लिया, मौत से करार। हमारा गुनाह बस इतना है कि हमने अपनी मजबूरी के साथ सौदा कर लिया। देखिए, मैं जानता हूं आपके पति सरजू कुशवाहा को कैंसर है और उनका बचना नामुमकिन है, लेकिन आपको उनकी मौत के बाद काफी पैसा मिल सकता है। किस बात का पैसा? फिर जैसे ही सरजू की मौत हो गई, देर रात में आप उसकी लाश को हाईवे पर डाल दीजिएगा, जहां एक गाड़ी उन्हें कुचल कर चली जाएगी। फिर आपको पैसा मिल जाएगा। सिर्फ 2 लाख रुपए और इतना सारा तनाव। हम अपने पाप के बोझ से दब गए, इसलिए हम दोनों आत्महत्या कर रहे हैं। ये सब तो बेहद अजीब है सर, ना ऐसा पहले कभी देखा और ना सुना। जैन साहब, तुम मुझ पे गुस्सा हो ना? मैं जानती हूँ मैं बहुत बुरी हूँ। और राघव अंकल, वो तो और भी बुरे। उन्होंने मेरे साथ। रूही, राघव ने क्या किया तुम्हारे साथ? देखिए, टारगेट्स तो आप लोगों को अपने अपने पूरे करने ही हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि जब भी आप कोई नई पॉलिसी भेजें तो क्रॉस चेक कीजिएगा डॉक्यूमेंट्स पूरे। एक्सक्यूज मी, मनीष सिंह जी। एसपी सर ने तो आपको बता ही दिया होगा कि मैं आपसे क्यों मिलना चाहता था। जी, लेकिन हमें ताज्जुब इस बात का है कि इतने समय तक आप चुप क्यों रहे? आपको तो बहुत पहले सामने आ जाना चाहिए था। एक्चुअली हम डिलेमा में थे कि हमारा शक सही है या गलत, और उसी को पुख्ता करने के लिए हमने फाल्गुनी को मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में लगाया था। इसके अलावा 4 और डिस्ट्रिक्ट में हम अपने लेवल पर इन्वेस्टिगेट कर रहे थे। तो मतलब फाल्गुनी को आपने हायर किया था? जी,
फाल्गुनी को मैं 10 साल पहले से जानता था, जब वो एक क्रिमिनल लॉयर के यहाँ काम किया करती थी। वो लॉयर मेरे दोस्त थे, और जब मुझे पता चला कि फाल्गुनी ने डिटेक्टिव एजेंसी स्टार्ट की है तो मैंने उससे बात की। हमें ऐसे इंसान की तलाश थी जो ग्रास रूट लेवल पर जाकर इस मामले की पूरी सच्चाई सामने ला सके। मुझे क्या करना होगा सर? फाल्गुनी, मुजफ्फरनगर डिस्ट्रिक्ट में पिछले 4 महीनों में 183 पॉलिसी होल्डर्स ने एक्सीडेंटल इंश्योरेंस क्लेम किया है। ये काफी स्ट्रेंज है, क्योंकि ये सारे लोग लोअर बैकग्राउंड से आते हैं, और पॉलिसी लेने के 1 महीने पहले इन लोगों ने अपने पैन कार्ड बनवाए और बैंक में अकाउंट खुलवाए। उसके पहले इनका किसी भी बैंक में कोई भी अकाउंट नहीं था, और पॉलिसी लेने के 1-1.5 महीने बाद इनका एक्सीडेंट हो गया। सर, इसमें पक्का फाउल प्ले है, वरना इतने सारे लोगों के साथ सेम हादसा कैसे हो सकता है? मुझे लगता है कि जरूर किसी ग्रुप ने या किसी गैंग ने इनसे ये सब करवाया होगा। फाल्गुनी एकदम सही डायरेक्शन में थी। हमें भी हिंट मिलने लगे थे कि इन सब के पीछे कोई ना कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग है, और इसमें काफी पुलिस वाले और काफी पोस्टमार्टम डॉक्टर्स शामिल हैं। लेकिन इसके पहले कि फाल्गुनी हमें कोई प्रूफ देती, हमारे बाकी इन्वेस्टिगेटर्स ने भी हमें इंफॉर्मेशन दी थी। 500 से ज्यादा केसेस हैं, 100 करोड़ से ज्यादा इंश्योरेंस क्लेम हुआ है। व्हाट? 500 से ज्यादा केसेस? मतलब हम ये मान सकते हैं कि 500 से ज्यादा लोगों का मर्डर हुआ है जिसको एक्सीडेंट का रूप दिया गया? शायद, लेकिन इसके पीछे किंगपिन कौन है, किसके इशारे पर ये सब कुछ हो रहा है, वी आर स्टिल क्लूलेस। ये जितने भी सारे केसेस हैं, आप हमें इनकी डिटेल्स दीजिए। जी। हाँ कविता। सर, दुर्गेश की वाइफ सरकारी गवाह बनने के लिए तैयार हो गई है। वो हमें उन लोगों के बारे में बताना चाहती है जिनके कहने पर उसने दुर्गेश की मौत को एक्सीडेंट की शक्ल देने का प्लान बनाया था। गुड जॉब कविता। कहाँ है दुर्गेश की बीवी? सर, ये तो हमें सब कुछ बताने वाली थी, और इसको भी मार दिया क्या? सर, विटनेस ने बताया कि सफेद रंग का टेम्पो था और टेम्पो इस डायरेक्शन में गया। आगे जो चेक पोस्ट है, इन्फॉर्म किया उनको? सर। हेलो, हाँ ओके ठीक है, हम भी बस उसी साइड आ रहे हैं। कंपनी का रीजनल मैनेजर ही कंपनी के साथ इतनी बड़ी कॉन्स्पिरेसी कर रहा है। मुझे कोई फंसा रहा। ओए, फंसा रहा है? हाँ, तेरे गुनाहों की लंबी चेन तोड़ दी हमने। टेम्पो ड्राइवर, हिस्ट्री चीटर है। इंस्पेक्टर सदानंद के कहने पर वो तेरा मर्डर कर रहा था। इंस्पेक्टर सदानंद ने तेरे कजन कपिल का नाम लिया है, और कपिल ने तुम लोगों की सारी पोल खोल दी है। और भी बहुत सारे लोग शामिल है ना इसमें, और ज्यादातर को तू रास्ते से हटा चुका है, जैसे डॉक्टर समर। इन सबका किंगपिन तू है ना? चलो बोल। ये सब मेरे कजन कपिल की खुरापात थी। एक दिन दारू के नशे में उसने मुझे बताया कि उसका एक एक्सीडेंट पॉलिसी होल्डर कैंसर का पेशेंट था। कपिल ने उसकी फैमिली के साथ मिलकर ऐसी कॉन्स्पिरेसी रची कि उसका क्लेम पास हो गया। और यही से तुझे इन गुनाहों की तरकीब सूझी? हाँ सर, सबसे पहले हमने ऐसे पेशेंट्स के हॉस्पिटल से डेटा निकालना शुरू किया, और फिर जो फैमिलीज मान जाती थी हम उनका अकाउंट खुलवाते थे और उन्हें एक्सीडेंटल पॉलिसी खरीदवाते थे, और जब उनकी मौत हो जाती थी तो उनकी फैमिली हमें बताती थी। सदानंद और सुखवीर जैसे पुलिस इंस्पेक्टर ऐसे केसेस को एक्सीडेंटल केसेस बनाकर फाइल बंद कर देते थे, और समर जैसे पोस्टमार्टम डॉक्टर ऐसी पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनाते थे जिसमें कोई फाउल प्ले नजर न आए। हाँ सर, हॉस्पिटल रिकॉर्ड से हम उन पेशेंट के नाम गायब करवा देते थे ताकि किसी को पता ना चले कि उन्हें जानलेवा बीमारी थी। एक रिकॉर्ड गायब करने की फीस 35,000 फिक्स थी, और क्लेम करने वाले को तुम लोग 50-50 हजार रुपए देते थे, ज्यादा से ज्यादा 1 लाख रुपए। उनका बैंक अकाउंट भी खुद ऑपरेट करते थे, और जैसे क्लेम का पैसा अकाउंट में आता था पैसे निकाल के गायब। और फाल्गुनी का कसूर यह था कि उसने तुम्हारे गुनाहों की लंबी चेन का पता लगा लिया था। हाँ सर, वो जिस तरह से मनीष सर को रिपोर्ट कर रही थी वो मेरे लिए खतरा बनती जा रही थी, इसीलिए उसको ख़त्म करना जरूरी था, और वो सबूत मिटाने भी जरूरी थे जो उसने मेरे खिलाफ जुटाए थे। सर, ये गिरोह
इतने बड़े पैमाने पर गुनाहों को इस तरह से अंजाम दे रहा था, ये सोच के भी ताज्जुब हो रहा है। आई थिंक ये इस दशक का सबसे बड़ा स्कैम होगा। हमारा ऐसे केसेस से भी सामना हुआ है जहां पर लोग पॉलिसी के लालच में अपनों का कत्ल तक करवा देते हैं, और यहां तक चंद पैसों के लालच में लोग अपने करीबियों की लाशों का सौदा कर रहे थे। ऐसे गुनाहों को देखकर ये नहीं लगता है कि आजकल इंसानियत का स्तर कितना नीचे गिरता जा रहा है? सर फाल्गुनी की मौसी ने फाल्गुनी के वर्कर राघव की कंप्लेंट की। वो काफी दिनों से फाल्गुनी की बेटी को मॉलेस्ट कर रहा है। हमारी संस्कृति बहुत सारी परंपराओं से जुड़ी हुई है। ऐसी एक परंपरा है मासिक धर्म, मतलब मंथली पीरियड साइकिल। कल पुणे में गायत्री नाम की महिला को मासिक धर्म के कारण मंदिर के अंदर जाने से रोक दिया गया था। आज उसी महिला के घर प्रख्यात धर्माचार्य स्वामी निरंजन जी खुद भोजन पर पहुंचे हैं। हमारे ग्राउंड रिपोर्टर स्नेहा स्वामी जी के साथ हैं। आइए देखते हैं इस पर इनकी क्या टिप्पणी है। ये बहुत ही आम और सरल बात है। मैं अपने भक्तों को बताना चाहता हूँ कि मासिक धर्म ये स्त्री को मिला हुआ सृष्टि का वरदान है। इसी वजह से वो सृष्टि में एक नया जीव पैदा कर सकती है। मासिक धर्म से गुजरते हुए महिला को रोकना, उसे खाना पकाने न देना, उसे पूजा पाठ न करने देना, ये सदियों पुरानी बात है और कुछ नहीं। उन्हें इस सब से इसलिए दूर रखा जाता है कि इन दिनों में उन्हें ज्यादा कष्ट न हो। आज साफ सफाई में तुम भी ध्यान देना। और सुनो किशन, ये टोकरी मां टेबल पे रख दो। और यही बात समझाने का सबसे आसान तरीका मुझे यही लगा कि मैं गायत्री के हाथों बना खाना खाऊं। जय काल। जय काल। ये स्वामी जी बहुत सही किए। हम कितने नसीब वाले हैं, आज शाम को स्वामी जी हमारे घर भी आ रहे हैं। जब स्वामी जी आएंगे तब उन्हें जी भर के देख भी लेना और उनके पैर भी छू लेना। चलो अब। जयकाल जयकाल। काजल, स्वामी जी का कमरा रेडी हो गया? हाँ हाँ हो गया, मैं फिर से एक बार देख लेती हूँ। अच्छा हाँ, मैंने सामान की लिस्ट दी थी, सब ला लिया है ना? सब ला दिया है, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो। कुछ भूले तो नहीं? शाम को स्वामी जी आ रहे हैं।
क्या चाहिए वो तो बताइए मैडम। मुझे एक बैल की मूर्ति चाहिए। बैल की मूर्ति? वो भी गणपति के वक्त में? है क्या? नहीं तो मार्केट में और भी दुकानें। नहीं है लेता हूँ। क्या हुआ? ओ मैडम, इसने मुझे चूमने की कोशिश की है। देखिए, मेरे बेटे की मानसिक हालत ठीक नहीं है। अगर इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है तो इसे घर में बंद रखो, बाहर लेके क्यों घूमती फिरती हो? और अगर इसने किसी के साथ गलत कर दिया तो क्या पुलिस को भी यही बताती फिरोगी? इतनी बार कहा है, सब गलत है। खुद पर काबू रखा कर। कुछ गलत नहीं है आई, मेरे दोस्तों ने कहा था ऐसा करने को, उन्होंने तो मुझे वीडियो भी दिखा। दूर है ऐसे दोस्तों से। एक बात सुन, तेरी शादी करा रही हूं ना मैं, उसके बाद अपनी बीवी को जैसे से चाहे छूना, कोई कुछ नहीं कहेगा। पक्का? हाँ, जाके खोलो उसे। आइए स्वामी जी, आइए। काजल, तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था स्वामी जी के आने से पहले सब काम हो जाना चाहिए। जी सब हो गया, मैं बस देखने आई थी सब ठीक है कि नहीं। स्वामी जी को रात को पानी पीने की आदत है। गर्म पानी रख दिया है? जी रख दिया। जयकर। जैसे हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर सफेद धोती पहने श्लोक बोलने वाला इंसान साधु या संत नहीं होता। कल तक हम जिसे औरतों की इज्जत करने वाला एक महान संत समझ रहे थे, दरअसल वो एक राक्षस था। इस भेष में उसने ना जाने कितनी औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज हमारे साथ एक ऐसी ही महिला है जो ये दावा करती है कि स्वामी निरंजन जी ने उनका बलात्कार किया है। तो बताइए काजल जी। मैं हेमंत जी के घर पे काम करती थी। राशि दीदी और हेमंत जी बहुत अच्छे लोग हैं। वो लोग स्वामी जी को भी बहुत मानते हैं। पिछले हफ्ते स्वामी जी पूजा करने उनके घर आए थे, फिर उन्होंने प्रसाद में नशे की गोली मिला दी और मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की। आपको पता है ना आप क्या कह रही हैं? आपके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है तो लोग इस बात पर यकीन नहीं करेंगे। मेरे पास सबूत है। तो ये साबित हो चुका है कि स्वामी निरंजन एक ढोंगी बाबा ही नहीं बल्कि एक क्रिमिनल भी है। अब सवाल ये है कि क्या प्रशासन उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा? पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! पुलिस प्रशासन! एक मिनट, हमें निरंजन स्वामी से मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। आप क्या बात करेंगे? ये सारे इल्जाम झूठे हैं, वो सब फोटो नकली है। मैडम, इसीलिए तो हम लोग आए, सच और झूठ का पता लगाने। स्वामी निरंजन बाबा हमारे लिए भगवान है। और आप हमारे ऐसे भगवान को नहीं लेके जा सकते हो। हाँ, नहीं लेके जा सकते। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। देखिए, प्रशासन अपना काम कर रही है, उन्हें अपना काम करने दीजिए। और अगर हमने कुछ किया ही नहीं है तो यही प्रशासन हमें सम्मान पूर्वक वापस ले आएगी। तब तक आप शांति बनाए रखें और हमारे साथ खड़े रहें। देखिए सर, हमेशा जो दिखता है वही सच होता है, ऐसा नहीं। उस लड़की ने आपको वही दिखाया जो वो दिखाना चाहती थी। ये लड़की काजल 4 दिन पहले मेरे आश्रम में आई थी। क्या है ये? ये क्या मजाक है? कौन है ये? ये मैं नहीं हूं। इसे आप जानते हो, मैं जानती हूँ, और कौन जानता है? कोई नहीं जानता। और लोग आपके बात पे यकीन करेंगे ही क्यों? सबूत तो मेरे पास है ना। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पैसे नहीं चाहिए,
उसको पैसा नहीं चाहिए था, फिर क्या चाहिए था? पता नहीं, ना उसने कुछ मांगा ना कुछ बोला, बस वहां से चली गई। बाद में मैंने उसे ढूंढने की, उससे बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक वो न्यूज़ चैनल पहुंच चुकी थी। चलो मान लिया आपकी बात सही है, आप पुलिस के पास क्यों नहीं? देखिए सर, मेरा इतना बड़ा आश्रम है, हजारों भक्त हैं मेरे। अपने अपने घरों में भगवान के साथ मेरी तस्वीर लगाते हैं लोग। अगर ये सब बातें फैल जाती तो उनका भरोसा टूट जाता। तुम स्वामी निरंजन बाबा के यहाँ गई थी वीडियो दिखाने? कौन सा वीडियो सर, मुझे समझ नहीं आया। देखो काजल, चुपके से वीडियो लेना आसान है, लेकिन फोटो लेना ज्यादा मुश्किल। कैमरा क्या पहले से रेडी था? तुम जानती थी क्या संकट आने वाला है? हाँ, 3 महीने पहले वो आए थे और इन्होंने वही किया था, तो मुझे लगा ये इकलौता रास्ता है उनका सच सामने लाने का। 3 महीने पहले? इतने दिन तुम चुप बैठी? सर, उन्होंने धमकी दी थी मुझे जान से मारने की। मैं बहुत ज्यादा डर गई थी। वो क्या हुआ? सर, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे घर जाना है। लेके जाओ इसको। चलो जाओ जाओ। सर, ये काजल झूठ बोल रही है या सच, वो पता नहीं, लेकिन इसका एम कुछ अलग है। नहीं तो पैसा लेके चुप बैठी थी। मुझे लगता है जो हमें दिख रहा है वो सच नहीं है, सच कुछ और है। ऐसे कैसे आई तू? हाँ, मुंह छुपाने से क्या दुनिया सच्चाई बदल लेगी क्या? मेरा घर है ये, क्या बोल रहे हो आप? स्वामी जी के बारे में बात करने के बाद ये मामला पर्सनल है रहा। अब हम लोग तुमको यहाँ पे रहने नहीं देंगे। मुझे नहीं पता ये सब क्या हो रहा है। मैंने तो सिर्फ सच का साथ दिया था। देख देख, जो कुछ भी हुआ है ना, उसमें तेरी गलती नहीं, तू रो मत। अभी भी इसे अकल नहीं आई, सब बर्बाद कर दिया सर ने। अब क्या जान लेगी हमारी? चल अंदर, चल अंदर चल। काका सुनिए, चल चुप, काका। चुप। हर चीज का एक वक्त होता है बेटा, और अब वो वक्त आ गया है। मतलब? वो तुम्हारे दोस्त जो तुमको वीडियो दिखाते थे ना, वो सब कुछ तुम तुम्हारी बीवी के साथ और सिर्फ तुम्हारी बीवी के साथ कर सकते हो, समझे? जाओ, वो तुम्हारा वेट कर रही है। काजल की मेडिकल रिपोर्ट। सेक्सुअल असॉल्ट नहीं है सर, क्योंकि ना ही कोई स्ट्रगल के निशान है और ना ही कोई इंजरी। हाँ सर, लेकिन काजल सेक्सुअली एक्टिव है। ये काजल क्या चीज है? क्या सोच रहे हो खान? सर, ये सीसीटीवी फुटेज में काजल आश्रम में इंटर होने से पहले लक्ष्मण से बात कर रही थी। आश्रम से एक और इन्फॉर्मेशन मिली है। मोहित नाम का एक आदमी है जो आश्रम का सारा फाइनेंस संभालता है, लेकिन 2 महीने पहले उसे उस पोस्ट से निकाल दिया गया, लेकिन वो अब भी आश्रम का ट्रस्टी है। निकालने की वजह? सर, आश्रम में ममता नाम की एक औरत है जिसने मोहित पर सेक्सुअल असॉल्ट का आरोप किया था, लेकिन सर ये बात पुलिस तक नहीं पहुंची क्योंकि आश्रम के रेपुटेशन का सवाल था। काजल कहाँ है? निकाल दिया उसे। क्यों? हमारे भगवान का अपमान करेगी तो सजा तो मिलेगी ना। जिसे हम इतना मानते हैं, इतना पूछते हैं, उनके खिलाफ ऐसे गंदे आरोप। जयकाल जयकाल। कहाँ गई वो? गई होगी अपने घर। कितने सालों से काम कर रही थी यहाँ? 2 सालों से। उसका एड्रेस? नहीं पता। I mean, लिखा होगा मैंने कहीं, लेकिन मुझे याद नहीं। अरे, आपने आपकी डायरी में लिखा है, हम लाते हैं। एक लड़की चुपके से आपके बेडरूम में जाती है, कैमरा छुपाती है और वीडियो बनाती है, और आपको पता नहीं चलता? नहीं, हमें बिल्कुल पता नहीं था, और दरअसल वो एकदम चालू लड़की थी। और उसके सर,
हेमंत जी, ऐसी कुछ बात है जो आप हमें बताना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं। पापा, पलक को किडनैप करने में और ये सब जो कुछ भी हो रहा है उसमें कहीं आपका हाथ तो नहीं है ना? पागल हो गई क्या? एक खींच के दूंगा। तो पलक कहाँ है बाबा? विकास, क्या हुआ? उठ, मैं क्या बोल रही हूँ? उठ के भाग रही, कहाँ भाग रही तू? मेरा बेटा ठीक क्यों नहीं? क्यों ठीक नहीं हुआ मेरा बेटा? तू कुंवारी नहीं है क्या? किस किस के साथ सोई है पहले? बोल, मैं क्या पूछ रही हूँ? आई, बोल, मैं क्या पूछ रही हूँ? आई, अब ये मेरी बीवी है ना, अब आप इसको परेशान मत करो, अब आप जाओ। विकास, मेरी बात सुन। आई, मुझे भूख लगी, आप नूडल्स बना दो ना। आई नहीं, अभी आई, आप जाओ। विकास, मेरी बात सुन। आई, मुझे नहीं सुनना, आप नूडल्स बनाओ ना, मुझे भूख भी लगी है। सर, हाथी तो देखा होगा आपने, ये स्वामी भी वैसा ही है। उस ममता ने स्वामी के कहने पर झूठी गवाही थी ताकि वो $2 लाख वाला स्कैम बाहर ना निकले। कितना? $2 लाख? स्वामी जी, पैसा कमाने के बहुत सारे रास्ते हैं, ये हमें डिसाइड करना है कि कौन सा लेना है और कौन सा छोड़ना है। मोहित, वो जमीन हाईवे से लग के है, अच्छी इन्वेस्टमेंट है। कल वहां नया आश्रम खुल सकते हैं, हमारे ही भक्तों को सहूलियत होगी। लेकिन वो आदिवासियों की जमीन है और लीगली हम उसे खरीद नहीं सकते। वो मैं देख लूंगा। ये गलत है, मैं आपका साथ नहीं दूंगा। मुझे जॉब से निकाल दिया, लेकिन सर आज भी मैं उस आश्रम का ट्रस्टी हूँ। मेरे साइन के बिना ना वो पैसे यूज नहीं कर सकते। तुम्हारे पास डोनेशन और लैंड डिटेल्स है? हाँ सर, सब कुछ है मेरे पास। ये लक्ष्मण क्या चीज है? सर, स्वामी अगर सपेरा है तो लक्ष्मण उसके पिटारे का सांप, और उसे में ले लिया उसने स्वामी को। लेकिन ये सांप कब पलट के स्वामी को काटेगा ये कोई नहीं जानता। अरे काजल का है? अरे अंदर कहाँ घुसे जा रहे हो? कौन हो तुम लोग? दिख नहीं रहा है क्या? मुंबई पुलिस। काजल का है? काजल घर में नहीं है, उधर नहीं है। फिर किधर है? वो मेरे भाई के आ गई होगी। वो अपने घर से ज्यादा मेरे भाई के घर में ही रहती है। कहाँ रहता है भाई तेरा? तू यहाँ क्या कर रहा है? चुप चुप। काजल का है? सर, पता नहीं। सर, इसको निकलने को बोलो यहाँ से। इसकी आवारा बेटी आएगी तो जान से मार दूंगा। अरे पुलिस सामने खड़ी है और खून करने की बात कर रहा है। एक काजल का है, उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। एकनाथ काका, रुको, अर्षा पूरा एरिया सील करो। पत्थर से सर फोड़ा गया है इसका। मर्डर वेपन मिला? नहीं सर, सर ये मोबाइल और ये पर्स मिले। किसका है? काजल का है? हाँ साहब, ये काजल का ही मोबाइल है। सर, पलक का भी कुछ पता नहीं है। ये पलक कौन है? इसकी छोटी बेटी, काजल की बहन। वो पिछले 15 दिनों से घर पर नहीं है। इससे पूछो तो कहता है बाहर गई है, आ जाएगी। सर, उस लड़की के साथ जरूर कुछ हुआ है। पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, मिसिंग कंप्लेंट क्यों नहीं की? कहाँ है पलक? उन्हीं लोगों के पास जिन्होंने काजल को मारा है। तुम जानते हो उन लोगों को? 2 हफ्ते पहले काजल आई थी घर पे। बाबा, बाबा, पलक कहाँ है? अरे क्या हुआ, बोलोगी? एक फोन आया था तो उन्होंने कहा कि पलक को किडनैप कर लिया है। क्या? ये देखिए। आपने देखा कहीं पलक को? कुछ डिमांड की उन लोगों ने? हेलो, हम दोनों ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की पर वो नहीं मिली, इसलिए काजल को उनकी बात माननी पड़ी। और स्वामी के साथ उसने शारीरिक संबंध बनाए थे? पता नहीं सर। हाँ, तो काजल ब्लैकमेल हो रही थी। इसका मतलब है मास्टरमाइंड कोई और है। लेकिन वो वापस आई तो उनका फोन बंद था। पलक का कोई पता नहीं था, इसलिए काजल डर गई थी। सच बोल रहा है ना? अगर झूठ निकला तो याद रख। हाँ सर,
सच बोल रहा हूँ सर। चल निकल चल। सर हमें अलग एंगल चेक करना होगा। ये पलक की किडनैपिंग, ये स्वामी जी का मैटर, ये अलग है। पहले इस पलक को ढूंढते। काजल का मोबाइल डिकोड करो, पता करो उसको किस नंबर से कॉल आया था। ओके सर। अरे विकास, बेटा दिखते नहीं आजकल। मम्मी घर में एबीसीडी पढ़ा रही है क्या? राहुल, हाँ क्या बात कर रहा है यार? हाँ? अबे छोटा बच्चा है वो। और सुन, बाहर ज्यादा घूम मत। बाहर भूत बनने वाला भूत बाबा आया है। बाबा हाँ, तेरे को पकड़ ले जाएगा। नहीं नहीं, वो मुझे नहीं पकड़ेंगे। क्यों? क्योंकि अब मैं बच्चा नहीं रहा, मेरी तो शादी हो गई ना। साला इधर अपने को लड़की नहीं मिल रही और ये बोल रहा है इसकी शादी हो गई है। मैं झूठ नहीं बोल रहा। बता, तेरी बीवी का नाम क्या? हाँ हाँ बता। चलो मैं चलता हूँ। बाय। सर ये मोहित सच बोल रहा है। $2 लाख की बात सच है, लेकिन इसकी एंट्री आश्रम के अकाउंट में नहीं है। ये अलग स्कैम है। इसे कहते हैं श्रद्धा का बाजार। सर, ये काजल का फोन डिकोड हो गया है सर। उसमें एक वीडियो मिला है, ये देखिए। सर ये काजल का ट्रैप है। स्वामी जी ने तो कुछ भी नहीं किया। सर, काजल को एक आदमी पलक के लिए भी ब्लैकमेल कर रहा था, उसके भी मैसेजेस है फोन में। अच्छा, तो ये सब खेल स्वामी को बदनाम करने के लिए चल रहा था और इसीलिए काजल को मार दिया। सर अगर ये सच है तो क्रोनोलॉजी देखी जाए तो पलक भी जिंदा नहीं हो सकती। लक्ष्मण का एंगल भी चेक करना होगा, क्योंकि मोहित के टर्मिनेशन के बाद और स्वामी के अरेस्ट होने के बाद सब कुछ लक्ष्मण का हो जाता। सर, अगर बाबा ने कुछ नहीं किया तो फिर ये काजल सेक्सुअली एक्टिव कैसे थी? क्योंकि उसके फोन से तो कोई बॉयफ्रेंड वाला एंगल पता नहीं चल रहा। सर ये हेमंत, काजल इसके घर पे काम कर रही थी। ये काजल के बारे में बोलते हुए भी हेमंत हिचकिचा रहा था। मुझे लगता है दोनों में कुछ ना कुछ तो रिश्ता है। मुझे तो ये भी लगता है कि शायद यही मास्टरमाइंड है। सर, फिर तो सुभाष भी रडार पर है। वो काजल से नफरत करता था, पता नहीं क्यों। हर्षा पता करो, इस फैमिली की सारी कुंडली चाहिए मुझे। गणेश भाऊ सर, ये पलक स्कूल से गायब हुई है। उस स्कूल से लेके उसके घर तक का सीसीटीवी फुटेज कलेक्ट करो। हाँ सर, मैंने झूठ कहा था। स्वामी जी ने मुझे मोहित सर पे झूठा इल्जाम लगाने के लिए कहा था। कोई भी गुरु दक्षिणा उसी से लेता है जो उसका सबसे करीबी शिष्य हो। तुम मुझे आज गुरु दक्षिणा दोगी जो मैं कहूंगा। तुम मोहित पे झूठा इल्जाम डालोगी। अगर मैं उनकी बात नहीं मानती तो मेरी नौकरी चली जाती, और इसीलिए मैंने झूठा बयान दिया। बोल रहा था ना मेरी बीवी है। ये तो सच कह रहा था। अच्छा, ये बता स्वागत मनाई कि नहीं? अबे क्या बात कर रहा है, मनाई होगी। लेकिन वैसी वाली नहीं मनाई होगी, है ना? वैसी वाली? हाँ। वैसी वाली मतलब कैसी? अरे मतलब ये देख, ये ऐसी। ऐसे थोड़ी होते स्वागत। बड़े बच्चे यही सब कुछ करते हैं। और पर तू ही तो बोल रहा था ना तू बड़ा हो गया है। हाँ बड़ा तो हो गया मैं। हाँ पलक, ये दोनों है ना मेरे मेरे दोस्त है। अब ना हम तीनों मिलके स्वागत मनाएंगे। स्वामी जी, हमें मालूम है आपको फ्रेम किया गया है। आपको क्या लगता है किसने किया होगा? मोहित, उसे आश्रम के बारे में सब पता था और उसे आश्रम की कोई परवाह भी नहीं थी। उसने वही किया जो आपने किया, झूठा इल्जाम। हमने कोई झूठा इल्जाम नहीं लगाया। वो ममता हमारे पास खुद आई थी। उसी ने स्टेटमेंट दिया कि आपने उसे 10 लाख रुपए दिए थे झूठी गवाही देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मोहित हमें बदनाम करने के लिए बोल रहा है। ये लक्ष्मण में तो हो सकता है, क्योंकि आपके अरेस्ट होने के बाद
सारे अकाउंट्स और ये आश्रम किसके अंडर होगा? आप गलत समझ रहे हैं, मैं ईमानदार हूँ। अच्छा, तो फिर वो $2 लाख की एंट्री क्यों नहीं है? लीगल फॉर्मेलिटीज की वजह से हमें वो डोनेशन रिटर्न करना पड़ा। लीगल प्रोसीजर कंप्लीट होते हुए वापस ले लेंगे। वो एकनाथ अच्छा बाप नहीं है, हमेशा दारू पी के आता है और बच्चियों को मारता है। पलक का ख्याल रखने के लिए काजल वहाँ नौकरानी का काम कर रही थी। और ये सुभाष का क्या मैटर है? वो काजल को गाली क्यों देता है? उसके घर में आग लगी उस काजल की वजह से। सोनम का रिश्ता बड़े घर में तय हुआ था, बड़ी पार्टी थी मैडम, लेकिन काजल की खबर बाहर आई और उन्होंने रिश्ता ही तोड़ दिया। खान, ये ममता को $2 लाख दिए थे, किसने दिए थे पता करो। ये $2 लाख, ये 2 का आंकड़ा बहुत खटक रहा है। सर, काजल के पीएम रिपोर्ट के अनुसार काजल के मर्डर से पहले उसके साथ कंसेंशुअल सेक्स हुआ था। रीजन ऑफ डेथ है एक्सेसिव ब्लड लॉस, पत्थर से उसका सर फोड़ा गया था सर। और टाइमिंग ऑफ डेथ है रात को 12 से 2 के बीच। सर मैंने हेमंत की CDR चेक की, उसमें सर उसके मोबाइल लोकेशन रात के 11 से 1 बजे तक विराजनगर में थी, जहाँ पे काजल का मर्डर हुआ। सर ये पक्का हेमंत है। ये हेमंत और काजल का अफेयर चल रहा था। इन दोनों ने स्वामी को फंसाने का प्लान बनाया। सर ये हेमंत पूरी तरह कर्जे में डूबा हुआ है। ये काजल तो टूल थी, असली गेम प्लानर तो ये हेमंत है। खान, ये थ्योरी करेक्ट हो सकती है, क्योंकि आश्रम का कोई आदमी है जिसने इंफॉर्मेशन दी। बिना इंफॉर्मेशन के ये नहीं हो सकता। ये मोहित और लक्ष्मण, इन दोनों में से कोई तो हेमंत से मिला हो। काजल को जिस नंबर से फोटो आया था वो नंबर ट्रैक बैक किया? यस सर, फेक आईडी है। हेमंत को बोला सर। जी सर, उस रात मैं विराजनगर ही था, मेरे कुछ बिजनेस के काम से गया था। लेकिन उसका काजल की मौत से क्या लेना देना? क्या काम था? पर्सनल था। क्या पर्सनल रे? तेरा और काजल का अफेयर चल रहा था ना। उस रात तू उससे मिला, संबंध बनाए और बाद में मार दिया। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। सर ऐसा कुछ नहीं। सर एक्चुअली कुछ दिनों से पैसे का प्रॉब्लम चल रहा है, तो सोचा मटका खेल के कुछ पैसे कमा लूं, क्योंकि सही रास्ते से तो पैसे मिलने से रहे, इसलिए मैं मटके के अड्डे पे था। इसका डीएनए करा। डीएनए टेस्ट क्यों सर? शौक है हमको, मजा आता है हमको डीएनए करने में। डीएनए खेलते हैं हम लोग। चल चल सर, लेकिन मेरा ताई उठो ना। क्या है पलक, बोलना। ताई बाथरूम चलो ना मेरे साथ, तुम्हें पता ना मुझे अंधेरे से डर लगता है। चलो ना ताई। जब मैं नहीं रहूंगी तो क्या करेगी? तुझे करना होगा ना सब कुछ अकेले। अपने डर से जीतना होगा, दुनिया से लड़ना होगा। कैसे करेगी फिर? मुझसे नहीं होगा ताई। और तुम कहाँ जाने वाली हो मुझे छोड़ के? मेरी शादी हो जाएगी तो मैं चली जाऊंगी ना तुमसे। धीरे पापा, तुमसे कौन शादी करेगा ताई? तुम यही रहोगी मेरे साथ, और मैं भी शादी नहीं करूंगी। फिर हम दोनों एक दूसरे के लिए काफी है, कोई नहीं चाहिए हमें। सर, ये मोहित, ममता और विद्या के कॉल रिकॉर्ड। मामला गड़बड़ है सर। सर ये ममता ने मोहित के ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट के चार्ज लगाए थे, लेकिन फिर भी अभी भी ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में। ये दोनों भी आश्रम से जा चुके हैं, लेकिन ये विद्या जो आश्रम के अकाउंट देखती है, ये लगातार इन दोनों के कांटेक्ट में है। मतलब वो विद्या है जो मोहित को इंफॉर्मेशन दे रही थी। सर, और ये विद्या और मोहित सिर्फ दोस्त और कलीग नहीं, उससे भी ज्यादा है। उनके मैसेज कन्वर्सेशन पढ़े मैंने। अच्छा, ये देखिए, ये दोनों ने मिलके किए। गुड जॉब खान। सर और एक बात, ये मोहित ने $2 लाख ट्रांसफर किए। फिर से 2 का आंकड़ा किसको किए? शालिनी भल्ला। ममता जी, ये शालिनी भल्ला कौन है? मुझे क्या पता? चचेरी बहन है तुम्हारी। मोहित ने स्वामी जी के खिलाफ बोलने के लिए 2 लाख रुपए दिए थे ना तुम्हें? नहीं, ये झूठ है, वो पैसे मैंने नहीं दी। देख, क्रिमिनल कितना भी होशियार क्यों ना हो, वो गलती जरूर करता है। ये रहा तुम्हारे प्यार का कच्चा चिट्ठा। तुमने तुम्हारे मोबाइल से पलक का फोटो निकाला। चलो पूरी कहानी बताओ, वो भी शुरू से। सर मैं बताता हूँ। इस आश्रम और स्वामी जी को लोगों तक पहुंचाने में दिन रात एक किए मैंने, और इतना सब करने के बावजूद उन्होंने क्या किया, एक झटके में मुझे बाहर निकाल दिया। बहुत गुस्सा आया था सर, मैं बदला लेना चाहता था। फिर विद्या ने मुझे बताया कि वो हेमंत के घर जाने वाले हैं। जब मैंने हेमंत की इंफॉर्मेशन निकाली तो पता चला कि काजल उसके यहाँ नौकरानी का काम करती है।
काजल अपनी बहन से बहुत प्यार करती थी और स्वामी को फंसाने का सिर्फ एक तरीका था, काजल। इसलिए हमने पलक को किडनैप कर लिया। काजल ने पलक के लिए तुम्हारा काम कर दिया। हमने काजल को नहीं मारा। और वो पलक जिंदा है कि मार दिया? सर, हम तो पलक को छोड़ने ही वाले थे, लेकिन वो भाग गई सर। कहाँ गई पता नहीं। वो जहां से गायब हो गई, लोकेशन पता है तेरे को? हाँ सर। मर जाएगी वो। जितने मजे करने थे कर लिए ना, अब और मजे करने जाओगे ना तो पकड़े जाओगे। कुछ तो करना होगा उसका। सीसीटीवी चालू है? ये औरत कौन है और ये पलक इसके साथ क्यों गई? सर, वैसे तो पलक का घर यहाँ से दूर नहीं है, लेकिन फिर भी वो घर नहीं गई, उस औरत के साथ गई। शायद ये मोहित से बचने की कोशिश कर रही है। सर, इस औरत ने लाल साड़ी पहनी है। यहाँ आगे एक बाबा बैठता है, वो काला जादू करता है। उसके यहाँ बहुत दूर दूर से औरतें आती है, वो सब लाल साड़ी पहन के ही आती है। मुझे लगता है ये औरत भी वहीं से आई है। साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब, मैंने पहले दिया साहब। हम तो सिर्फ पूजा करवाते हैं साहब। ए, मुझे मत सिखा। सुन, ये देख, ये आई थी तेरे पास? आई थी क्या? हाँ साहब, ये आई थी। हाँ। ये नासिक से आई थी। इसके बेटे की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, तो उसको इलाज कराना था उसका। तेरा बेटा अधूरा है। उसकी किसी स्त्री के साथ में संबंध बना, अगर वो ना मिले तो किसी कुंवारी लड़की की शादी मना। इंसान से नहीं तो पुतले से मना। एक बार तेरे बेटे ने उस लड़की के साथ रात गुजारी तो अगले दिन का सूरज नया होगा, अलग होगा। तुम जैसे ढोंगी लोगों की वजह से अपना देश पीछे रह रहा है, समझे? झुंझैला, औरत का एड्रेस ले रहा है इससे। चल चल। ये खून मुझसे नहीं होगा। हाँ, मुझसे नहीं होगा। ये नहीं, मुझसे भी नहीं होगा। अपने बेटे के लिए एक लड़की की पूरी जिंदगी खराब कर दी और खुद को मां बोलती है। अरे औरत जात पे धब्बा है तू, धब्बा। गणेश बाबू लेके चलो इसको। चल नहीं, हाथ मत लगाओ मुझे, दूर हटो यहाँ से। अरे मैं बाप हूँ, इसे यहाँ से लेके जाओ, दूर हटो। पलक, ये बाबा है तुम्हारे? बाबा नहीं है, राक्षस है ये। माँ के मरने के बाद दीदी का रोज बलात्कार करता था। बाबा, मैंने सब कुछ करके देख लिया, पलक का कुछ पता नहीं चल रहा है। किडनैपर्स को भी कॉल किया था पर उनका फोन ऑफ आ रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं कहाँ से लेके आऊं पलक को। मैं हार गई बाबा। तब तक मैं सेफ थी, लेकिन जैसे दीदी काम पर चली जाती ये अकेले में मेरे साथ, इसलिए मैं चुप बैठी सर। इसलिए उस दिन मेरा घर जाने का मन नहीं किया, इसलिए शोभा ताई के साथ चली गई। लेकिन वहां तो मेरे साथ इससे भी बुरा हुआ। मतलब तुम ये बात बताकर बहुत बहादुरी का काम किया है। मैं तुम्हें प्रॉमिस देता हूँ, जिस किसी ने तुम्हारे साथ ये सब कुछ किया उसको छोड़ूंगा नहीं। बोल। नशे की हालत में होश नहीं रहता, कंट्रोल नहीं रहता, जानवर बन जाता हूँ। खान खान, अरे हैवान है सर, ये हैवान। बड़े बेटी ने छोटी बेटी को बचाने के लिए अपनी परवाह नहीं की, भविष्य खराब कर डाला। तूने उसके साथ भी रेप किया। गलती हो गई साहब, गलती हो गई।
काजल अपनी जिंदगी से हार मान चुकी थी, इसलिए पीएम रिपोर्ट में रेप कंक्लूड नहीं है। बता क्यों मारा काजल को? मैंने नहीं मारा साहब, मैं उस रात सो गया था। रात को मेरी नींद खुली, मैं मोरी की तरफ जा रहा था, मुझे कुछ आवाजें सुनाई आई। कौन था टेरेस पे? काजल ने मुझे बुलाया था, डरी हुई थी वो। मुझे पलक को ढूंढने के लिए तेरी मदद चाहिए। मुझे ऐसा लगता है मैं जब काम पे जाती हूँ ना तो बाबा पलक का बलात्कार करते, उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते। एक बार पलक मिल जाएगी ना तो हम दोनों हमेशा के लिए यहाँ से चले जाएंगे। प्लीज मेरी मदद कर दे। और मैं तेरे सिवा और किसी पे नहीं भरोसा कर सकती। मैं कैसे तुझ पे भरोसा करूं? हाँ, तूने स्वामी जी के बारे में भी मुझे नहीं पता है, न्यूज से पता चला है मुझे। और वो तो मैंने सिर्फ इसीलिए किया क्योंकि पलक के किडनैपर्स ने करने को कहा था। मैंने सिर्फ उसको बचाने के लिए सब किया। मतलब एक बहन को बचाने के लिए दूसरी बहन की जिंदगी बर्बाद कर दी? मतलब तेरी न्यूज जैसे टीवी पे आई ना, शाम ने मुझसे रिश्ता तोड़ दिया है। उसके घर वालों का कहना है कि एक बहन ऐसी तो दूसरी भी वैसी ही होगी। धंधे वाली कहा है मुझे तेरी वजह से। काजल, मैंने ऐसा कुछ भी जानबूझ के नहीं किया है। मुझे कुछ नहीं पता था इन सब के बारे में। प्लीज मुझे माफ कर दे। सॉरी, मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। अगर तुझे लगता है कि मैंने जानबूझ के किया है तो तुझे जो सही लगे तू वो कर सकती है। हम दोनों एक दूसरे का राज जानते थे। इस राक्षस से तो हमें कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन तुम तो बहन थी ना उसकी, उसका दर्द समझ सकती थी ना तुम। तो तुमसे मदद मांगने आई और तुमने उसी को मार दिया। ले जाओ इसको। बाकी के आंसू जेल में बहाना। चल। हम सिर्फ नाम के लिए अपग्रेड हो रहे हैं, लेकिन है हम आज भी जानवर ही। खान, कभी कभी इंसान ने अपने आगे का सोचना चाहिए। अगर ये काजल जब उसका बाप उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था उसी वक्त हमारे पास आती, पुलिस के पास जाती, तो उसके साथ ये नहीं होता। अन्याय करने वाले से ज्यादा अन्याय सहन करने वाला गुनहगार होता है। सही कहा सर। पलक भी तो पुलिस के पास आ सकती थी सर, उसने भी गलत रास्ता चुना। हर्षा, सही रास्ता चुनना बहुत मुश्किल है। शोभा ने गलत रास्ता चुना था, उसी रास्ते पर पलक चली गई। अगर आने वाले संकट के बारे में हमें थोड़ी भी इत्तला हो तो मुझे लगता है हमारे साथ कुछ नहीं होगा। सही। तेरे साथ दुकान पे जाओ ना तो दुकानदार कपड़े बाद में दिखाता है, पहले सेल्फी लेने लग जाता है। हाँ मॉम, तुम्हारी बेटी स्टार जो बन चुकी है। दीदी सेल्फी। थैंक यू। प्रिया। प्रिया आंटी कैसी है बेटा? मैं ठीक हूँ। कल तेरा जिंटा पे गाना सुना, बहुत अच्छा गाती है तू। वो सिंगिंग तो रियलिटी शो में जा रही है ना? हाँ, मैं ट्राई कर रही हूँ। अरे प्रिया, चलो सेल्फी लेते। हैप्पी बर्थडे हर्षिता। थैंक यू। हर्षिता, आई लव यू। आई लव यू टू। हर्षिता, क्या हो गया? देखो ना यूनुस, एक और साल हो गया है हमें से छुप छुप के मिलते हुए। तुम नूर मामा से कब बात करोगे हमारे बारे में? देख हर्षिता, ये फैक्ट है और इसे हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि तेरे बाबा और मेरे मामा दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऊपर से तू हिंदू और मैं मुसलमान हूँ। तो फिर क्या करें हम यूनुस? भाग चले? हर्षिता, मैं तुझसे प्यार करता हूँ लेकिन मैं तेरे साथ भाग नहीं सकता और
मैं नूर मामा को धोखा नहीं दे सकता। उन्होंने मुझ जैसे अनाथ को बचपन से पाला पोसा और बड़ा किया। तो फिर हम क्या करें यूनुस? भूल जाए क्या एक दूसरे को? ठीक है, मैं मामा से बात करूंगा और तेरे घर आऊंगा। सच्ची? सच्ची। पक्का? पक्का। थैंक यू। सत्यम। हाँ माँ। बेटा प्रिया की माँ का फोन आया था। क्या क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि प्रिया ने शादी के लिए हाँ कह दी है। सच में माँ? हाँ। थैंक यू माँ। तुम तीनों के माँ बाप एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त थे। एक एक्सीडेंट में वो सब के सब मारे गए। तुम तीनों ने अपने माँ बाप को खोया है पर हिम्मत नहीं हारी। ये देख के वो बहुत ही प्राउड फील कर रहे होंगे और अपना इसी तरह से ध्यान रखना। अनुज, अनाथालय चले? चलते। और सूर्या, मैंने ना खाना ऑर्डर कर दिया है, अभी थोड़ी देर में आता ही होगा। एंड नेहा, तेरा एग्जाम है ना परसों? हाँ दादा। तो तू एक काम कर, मेरी कार लेके जाना, स्कूटी लेके मत जाना। थैंक्स दादा। पागल, दादा को थैंक्स बोलते हैं क्या? चल। नूर मियां, आपने तो कसम खाई थी कि मैं कभी तुम्हारे पार्टी में नहीं आऊंगा, तुम्हारे घर में पैर भी नहीं रखूंगा। ये क्या हुआ? बच्चों के लिए आना पड़ा। मतलब? बाबा, नूर अंकल, आइए ना, अंदर आकर बात करते हैं। हाँ देवेंद्र, दरवाजे पे क्यों? अंदर आके बात करते हैं ना। क्या बात है? देवेंद्र, अर्शिता और यूनुस एक दूसरे से प्यार करते हैं और दोनों शादी करना चाहते हैं। अबे नूर के बच्चे हैं। देवेंद्र, देवेंद्र, एक बार बोल दिया फिर कभी नहीं कहना ऐसा। देवेंद्र, एक नूर, अरे मैं मेरी बच्ची को मार दूंगा लेकिन तेरे जैसे के घर नहीं भेजूंगा। चल निकल, चलो अंदर। बाबा। देवेंद्र, ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। क्या अच्छा नहीं कर रहा हूँ? क्या अच्छा नहीं कर रहा हूँ? देख नूर, इधर से निकल जा, नहीं तो तेरा ये यूनुस जिंदा नहीं। अब अगर एक शब्द ही बोलेगा ना तो यही मार के गाड़ दूंगा। और हाथ तो लगा के देखिए उसको। अरे क्या हाथ क्या मारता है? छोड़ा बड़ा, संभालो इसको। बाबा प्लीज शांतवान सर। अरे कुछ शांतवान सा, चल सलाद में दे, सलाद में दे। नेहा, हमारे माँ बाप दोस्त थे, उसके बाद अब हम तीनों दोस्त हैं। फिर तुमने प्यार के लिए मुझे क्यों चुना? मुझे ना मनोज से प्यार करना चाहिए था और उसी से शादी भी। वैसे भी वो तुमसे बहुत ज्यादा हैंडसम है और स्मार्ट भी। उसी से शादी कर लेती हूँ। ठीक है, कर लो। अब कैसे कर लूँ? दिल आ गया गधे पे तो राजकुमार का ख्याल तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। मैं गधा हूँ? हाँ। मैं गधा हूँ? हाँ। हाँ, तुम गधे हो। मैं गधा हूँ? हाँ। हाँ। हर्षिता देख, मुझे पता है कि जो कुछ भी हुआ सही नहीं हुआ, लेकिन तू चिंता मत कर, हम लोग कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे इसका। और अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो फिर हम भाग जाएंगे। प्रॉमिस? प्रॉमिस। क्या हुआ अंकल? रात बहुत हो चुकी है, इलाका सुनसान है, ऐसे में यहाँ रुकना खतरों से खाली नहीं है। हाँ, बस हम अभी घर ही जा रहे थे। मेरी बात हल्के में मत लेना, वरना क्या? वरना क्या?
ओए, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। तुम्हें क्या हो गया? कौन है बार बार? सर कपल था, किसी ने हमला कर दिया। लड़का बच गया लेकिन लड़की मर गई। लड़का हॉस्पिटल में। उसका कहना था कि लड़की के पास एक मोबाइल फोन है, लेकिन सर हमें तो ऐसा कुछ नहीं मिला। फॉरेंसिक को बोलना कि हेयर, ब्लड सैंपल, फिंगरप्रिंट्स सब कुछ अच्छे से कलेक्ट करें, और ये आगे के चौक पे अगर सीसीटीवी है तो उसका फुटेज निकलवाओ। ठीक है सर। सर लड़की का रेप हुआ है, किसी ने बहुत बुरी तरह से मारा है। चोरी का एंगल नहीं है सर। लड़का बात कर सकता है? हाँ सर। यूनुस, जो कुछ भी हुआ सब डिटेल में बताओ। मैं और हर्षिता गाड़ी में बैठकर बस बात ही कर रहे थे। उतने में एक बूढ़े से अंकल है, उन्होंने कांच पे नॉक किया और हमें वहाँ से जाने के लिए कहा, फिर वो चले गए। कुछ देर बाद दोबारा किसी ने गाड़ी के कांच पे नॉक किया तो बाय एनी चांस उसकी शक्ल देख पाए? नहीं सर, उसके हेलमेट का कांच काला था। इस लड़के का अलग से मेडिकल करवाओ, देखो कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा, और पता करो ये बूढ़ा कौन है जो सड़कों पे घूम घूम के समाज सेवा कर रहा है। हो सकता है ये भी उसी गैंग का मेंबर हो। अगर सीसीटीवी फुटेज मिल जाए ना, बाइक की डिटेल मिल जाएगी। नूर मार दिया ना मेरी बेटी को, कर देना अपनी भड़ास पूरी। चल। जान से मारने की धमकी तो तूने दी थी, भूल गया? अबे मैंने नहीं मारा है उसे, मेरा तो खुद भांजा बड़ी मुश्किल से मरते मरते बचा है। अरे लेकिन मरा तो नहीं। अरे नूर तेरे भांजा का मार। क्या कर रहे हैं? छोड़ो, क्या कर रहे हो? ये नूर मोहम्मद और देवेंद्र की दुश्मनी पुरानी लगती है। सर प्यार का मामला भी है। दोनों फैमिलीज के बैकग्राउंड चेक करो। ऑनर किलिंग हो सकती है, लेकिन हमें तो सारे एंगल चेक करने पड़ेंगे। ठीक है सर। नेहा, मुझे आने में 2-3 दिन लग जाएंगे। उस ड्रॉर में कुछ चेक्स है, उसे याद से ना बैंक में डिपॉजिट कर देना प्लीज। ठीक है। वैसे कहाँ स्टे करने वाले हो? अब होटल ग्रीन लोटस, क्लाइंट भी पुणे से ही है। उसे वहाँ एक बहुत बड़ा कॉम्प्लेक्स बनाना है। ये मीटिंग ना मेरे लिए बहुत जरूरी है। ऑल द बेस्ट फॉर मीटिंग। थैंक यू, बाय। पॉपकॉर्न? यस। तुमने बनाया? ऑब्वियसली। दूर क्यों बैठे हो? पास आओ। तुम्हें पता है, मैंने सुना है कि आंखों में पट्टी बांध के। मुझे ना सब समझ आ रहा है। तुम्हारा ये जनरल नॉलेज, तुम मनोज के जाने का वेट ही कर रहे थे ना, है ना? अरे पॉपकॉर्न क्या है ये? क्यों नाटक कर रही हो? छोड़ो। चुप ना। सर, मोबाइल फोन मिले, लेकिन दोनों लॉक हैं। लैब में भिजवाओ, अनलॉक करवाओ, डेटा निकलवाओ। सर रेप हुआ है, सर पे किसी भारी चीज से मारा गया। सर पूरा घर अच्छे से चेक कर लिया, पैसे ज्वेलरी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, चोरी नहीं हुई है सर।
सर मैं इन तीनों का बहुत पुराना दोस्त हूँ। सूर्य और मैं सुबह वॉक के लिए जाते हैं और फिर वहाँ से दूध लेके आते हैं। आज सूर्य नहीं आया था तो मैं डेयरी से सीधा इधर आया। सूर्य कौन? सर सूर्य, मनोज और नेहा के माता पिता अमरनाथ गए थे और वहाँ बाढ़ आने की वजह से तीनों की मौत हो गई और तब से ये सब यहाँ साथ में रहते हैं। सर ये सूर्य भी उस समय घर पे ही था और उसको भी काफ़ी चोट आई है और उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं। मनोज कहाँ है? मनोज आउट ऑफ स्टेशन है सर। उसको मैंने फ़ोन किया है, वो बस अभी आता ही होगा। ठीक। पसीने छूट रहे थे दीपेश के, कुछ तो है जो वो छुपा रहा है, उसका बैकग्राउंड चेक करूं। लेकिन सर कुछ खटक रहा है, ये हर्षिता और नेहा का सेम पैटर्न से मर्डर और रेप होना। सर उस सूर्या को होश आ गया। नहीं सर वो मनोज ही था। वो डाक सूट मनोज के पास है, उसके हाथ में हथौड़ा था। मैं जैसे ही दरवाजा खोलने गया उसने मुझ पर अटैक कर दिया। लेकिन मनोज ऐसा क्यों करेगा? वो नेहा से प्यार करता और नेहा मुझसे। नेहा, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मुझसे शादी करेगी? आई एम सो सॉरी मनोज, मैं सूर्या से प्यार करती हूँ। आई थिंक तुम्हें पता होगा। आई एम रियली सॉरी, प्लीज। उसे गुस्सा आया था, वो नेहा को अजीब नजर से देखता था। मुझे लगा था नॉर्मल है, लेकिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद सब। नेहा कैसे? नेहा ठीक तो है ना सर? वो ठीक है, दूसरे हॉस्पिटल में। हाँ सर, मैं प्यार करता था उससे, लेकिन वो सूर्या से प्यार करती थी। उस दिन पितृपक्ष के पूजा के बाद मैं और दीपेश हम लोग अनाथालय गए थे, वहीं से वापस लौटे। क्यों देख रहा है यार? मान ले कि अब नेहा सूर्या को प्यार करती है। सूर्या को पता था कि मैं नेहा को पसंद करता हूँ। उसे ये भी पता था कि मैं ये बात नेहा को बताने वाला हूँ, लेकिन मुझसे पहले सूर्या ने नेहा को बता दिया। ये सही है? प्यार करता था सर उससे, उसे क्यों मारूंगा मैं? और मैं तो पुणे में था, अभी वापस आया। पुणे में जिस होटल में रुके थे उसकी बुकिंग डिटेल्स और जिससे मिलने गए थे उसका नाम, पता, नंबर सब कुछ दे देना। फिलहाल अरेस्ट करो उसको। अरे सर, मैं कह तो रहा हूँ मैंने कुछ नहीं किया सर। अरे सर, मैं कह रहा हूँ मैं अभी पुणे से आया हूँ सर, मेरी बात तो सुनिए। एक तरफा प्यार है सर। हो सकता है कि यही प्यार ऑब्सेशन में और बाद में गुस्से में बदल गया और उसी गुस्से के चलते उसने नेहा और सूर्या को मारने की कोशिश की। सर मैंने हर्षिता मर्डर केस में दोनों फैमिलीज की जानकारी निकाली है। पाटिल एंड फैमिली 4 तारीख को रोशन गांव गई थी प्रवचन के लिए। विटनेस एंड प्रूफ दोनों है सर हमारे पास। बस ये हर्षिता ने बहाना लगा दिया था उस दिन, क्योंकि उसे यूनुस से मिलना था। यूनुस की फैमिली कहाँ थी? सर सब घर पे ही थे। पापा, पहला न्योता आपको दिया है, आपको शादी में जरूर आना है। कुछ भी आई, जिस दिन मेरी शादी है उस दिन हजारों की शादियां हैं और गणेश जी सबकी शादी में जाने वाले हैं। अरे रिवाज होता है ये, इससे कोई विघ्न नहीं आता। चलो फिर इस बात पे आज शाम का डिनर हमारे यहाँ पे। नहीं भाई साहब, मेरी छोटी बहन है ना, पुणे में रहती है, तो मुझे खुद न्योता देने जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, फिर कभी मिल लेंगे। अच्छा वैसे अगर आई आज घर पे नहीं है तो मैं आ जाता हूँ। क्यों? अरे बाबा, तुम्हें अकेले रहने में डर लगेगा ना, इसलिए। सर हर्षिता की पीएम रिपोर्ट। सर उसकी मौत एक्सेस ब्लीडिंग और ब्रेन इंजरी से हुई है। टाइम ऑफ डेथ 4 तारीख को रात को 1 बजे से 2 बजे के बीच में। रेप हुआ है, कॉन्डम यूज किया गया था। ये मनोज के पास जो ब्लैक सूट मिला उसका क्या लगता है? सर कॉमन सूट है, किसी के पास भी हो सकता है सर। और जहाँ हमें हर्षिता की बॉडी मिली थी उसके आसपास का कोई सीसीटीवी फुटेज भी नहीं मिला? नहीं सर,
दरअसल वो एरिया काफी सुनसान है और इसी वजह से मोस्टली कपल्स वहाँ पे जाते हैं। सर हर्षिता का मर्डर 4 तारीख को हुआ और मनोज 6 तारीख को पुणे के लिए निकला और उसी दिन नेहा का मर्डर हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं पहले उसने हर्षिता को मारा और फिर नेहा का मर्डर किया और फिर पुणे जाने का सिर्फ बहाना किया, वो पुणे गया ही नहीं। राणे, मैंने उसकी स्टोरी को क्रॉस चेक किया है सर, वो सच कह रहा है। उस दिन वो पुणे में ही था, होटल ग्रीन लोटस में। लेकिन इस मनोज के घर के पास अगर कोई सीसीटीवी है तो उसकी फुटेज निकलवाओ, 6 तारीख के साथ साथ 4 तारीख की भी, है ना। और उसके घर पे जितने भी रूट्स जाते हैं सारे रूट्स की सीसीटीवी फुटेज चेक करो। ये मनोज, नेहा और हर्षिता दोनों के केस में हमारा सस्पेक्ट तो है। वैसे शिरके, ये काम किसी सीरियल किलर का भी हो सकता है। मतलब ये बाइक, सूट, हेलमेट, और उसने दोनों लड़कों को जिंदा छोड़ा अपनी कहानी हम तक पहुंचाने के लिए। दोनों लड़कियों को बेरहमी से मार दिया और लड़कों को सिर्फ मामूली चोटें हैं। अटेंशन चाहता है वो। ये सब हम कब तक करते रहेंगे? जब तक थक कर हार नहीं जाते। कोई है? कुछ नहीं है सुमेधा, तुम्हारा बहम है। मैंने कहा था ना कोई है। देखा, कहा था ना मैंने, कोई नहीं है। सर सेम मॉडस ऑपरेंडी है। रेप हुआ है और सर पे किसी भारी चीज से मारा गया है। सर मोबाइल फोन मिला है, इसमें से एक फोन लड़के की जेब में ही था। रॉबरी का केस तो नहीं लग रहा है सर, सारी चीजें वैसी की वैसी हैं। मुझे लग रहा है कि सीरियल किलर का मामला है, लेकिन इस केस में ये लड़का जिंदा नहीं है। तो दोस्तों के साथ में बाहर जा रहा है, सुबह वापस आएगा। हमें पता ही नहीं था वो यहाँ पे आएगा। ये पड़ोसी ने फोन किया तब सुबह पता चला। अजय, 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 मीना, मीना, शांत हो जाओ। हमारा बेटा, शादी थी मेरी बच्ची की, क्या हो गया? सर शहर में तीसरा हादसा है सर ये, और कितना टाइम लगेगा सर इस केस को सॉल्व करने के लिए? सर 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 या तो उन दो लड़कों का बच जाना एक इत्तेफाक था या फिर अजय की मौत एक एक्सीडेंट। इन तीनों केसेस के बीच कोई ना कोई कनेक्शन तो है। सर यूनुस और सूर्या को सर के सामने मारा गया था, जबकि अजय को सर के पीछे मारा गया। किलर औरतों को पसंद नहीं करता। उसने जिस तरह से इन लड़कियों का चेहरा खराब किया था, लड़कियों से सख्त नफरत करता है। सर वैसे इस केस में एक कॉमन कड़ी ये भी है, ये तीनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और आज नहीं तो कल एक दूसरे से शादी भी करना चाह रहे थे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो किलर है इन तीनों लड़कियों को जानता? अब ये मनुष्य तो हो नहीं सकता क्योंकि वो हमारी कस्टडी में है। सर साइबर से कॉल आया था। जो फोन हमें नेहा के पास मिला था वो नेहा का नहीं हर्षिता का था। मतलब जो फोन हमें सुमेधा के पास मिला वो नेहा का होगा? हो सकता है सर, मैंने नेहा की माँ से पूछा था, उन्होंने कहा कि ये फोन उनकी बेटी का नहीं है। चैलेंज दे रहा मैं, पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। सुमेधा की सोसाइटी में सीसीटीवी कवरेज होगा। ठीक है सर। सर ये देखिए, वो हमारे आसपास ही है, नेहा के फोन में एक क्लिप। सर हमारा शक सही निकला, सुमेधा के पास जो फोन मिला था वो नेहा का था। सुमेधा का फोन गायब है। मतलब सुमेधा का फोन ही अपनी अगली विक्टिम के पास छोड़ेगा। अगर ये यहां तक आ सकता है तो उसकी हिम्मत की दाद तो देनी पड़ेगी।
कितनी भी कोशिश कर लो तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, बिकॉज आई एम द CEO ऑफ द सिटी। सर ये देखिए, जैसा कि यूनुस ने किलर को डिस्क्राइब किया था, बिल्कुल वैसा ही है। नंबर प्लेट तो साफ साफ दिख रहा है, पता करो नकली तो नहीं है। ठीक है सर। इससे पहले कि वो अपना अगला शिकार ढूंढे, हमें उसका शिकार करना पड़ेगा। और ध्यान रहे, हमारी हर मूवमेंट पे उसकी नजर है। वो वक्त से आगे चल रहा है और हम वक्त से पीछे। सर आपका शक सही था, वो बाइक का नंबर प्लेट नकली है। खबरदारी पूरी ले रहा है वो। सर वैसे मैंने आसपास के पुलिस स्टेशन में इंक्वायरी की है, जितनी भी बाइक्स चोरी हुई थी सबकी डिटेल्स मंगाई हैं। सर लास्ट मंथ 2 बाइक चोरी हुई थी, जिसमें से एक लाल कलर की बाइक 2 तारीख को चोरी हुई है, 2 सितंबर। 2 सितंबर यानी हर्षिता की मौत से 2 दिन पहले। सर, नेहा की PM रिपोर्ट एग्जैक्ट सेम है सर। एक्सेसिव ब्लड लॉस, ब्रेन इंजरी। मतलब सुमेधा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी ऐसी होगी। सर एक लड़की की बॉडी मिली, हाईवे से जो कच्ची सड़क जाती है वहां पे। प्रिया राजेश कामले, आदित्य नगर। सर लोकल एड्रेस है। सर ये प्रिया कामले सोशल मीडिया पे काफी फेमस सिंगर है सर। अगले महीने उसकी शादी होने वाली थी, वो अपनी सहेली से मिलने गई थी, लेकिन ये क्या हो गया? कल तक ऐसा लगता था आज नहीं तो कल प्रिया वापस आएगी, लेकिन आज वो उम्मीद भी खत्म हो गई। आपकी बेटी इतने दिनों से मिसिंग थी, आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं की? लिखवाई थी बहन जी। ये क्या हो गया बहन जी? ये सत्यम है सर, इसके साथ ही प्रिया की शादी तय हुई थी। प्रिया से आखिरी बार बात कब हुई थी? सर 2 तारीख की सुबह। उसने कहा वो अपने दोस्त से मिलने जा रही है, लेकिन सर ये सब किसने किया? देखिए अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। वैसे 2 तारीख को आप कहाँ थे? माँ वाशी गई थी, इसलिए मैं उस दिन घर पर ही था। सर ये प्रिया लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन पिछले 7 महीने में सोशल मीडिया पे स्टार बनी हुई थी और इसी की वजह से काफी अच्छा पैसा कमा रही है। और ये सत्यम, ये खानदानी रईस है सर। सर ये केस हमारे बाकी के केसेस से अलग लग रहा है। लड़के का बच जाना, मोबाइल फोन का मिलना, यहाँ तक कि स्कूटी का भी मिलना, सर ये हमारे किलर का पैटर्न नहीं है। फिर भी हर एंगल से छानबीन करो। देखो उस लड़की का कोई बॉयफ्रेंड या वन साइडेड लवर था जिसने गुस्से में आके उसे मार दिया हो। उनके दोस्तों से पूछताछ करो, उस सत्यम से मिलने कब गई थी ये पता करो, और आस पड़ोस वालों से बात करके सत्यम और प्रिया की कुंडली निकलवाओ। ठीक है सर। उस CCTV में कुछ मिला? सर मैंने वो पूरा एरिया चेक कर लिया, आसपास कोई भी CCTV कैमरास नहीं है। सत्यम बहुत ही अच्छा लड़का है सर, घर से काम और काम से घर, किसी से ज्यादा बात भी नहीं करता है। प्रिया तो हमारे कॉलोनी की शान थी मैडम, हर एक बच्चे की रोल मॉडल थी वो। इतनी फेमस होने के बावजूद भी उसके पैर जमीन पर थे। मैडम प्रिया दीदी शादी नहीं करना चाहती थी, उसे उसका करियर बनाना था, कुछ बड़ा करना था, लेकिन मेरे बाबा उसकी जबरदस्ती शादी कराना चाहते थे। हमने सुना है कि आपकी बेटी प्रिया शादी नहीं करना चाहती थी। हाँ वो शादी नहीं करना चाहती थी, उसे अपना करियर बनाना था। बात करियर की है तो वो तो शादी की बात भी हो सकता है, मैं सपोर्ट करूंगी। लेकिन वो मना कर रही है। तो मनाइए। देखिए मेरा बेटा उससे प्यार करता है, वो उसे खुश रखेगा। ये 10 लाख है, मैं उसे अपने घर की लक्ष्मी मानती हूँ, इसलिए मना मत करना। तो 10 लाख रुपए में अपनी बेटी को बेच दिया? अरे नहीं सर, ऐसा मत कहिए। वो 10 लाख भी उसके यूज में आने वाले थे। उसे एक स्टूडियो खोलना था दरअसल। हम तो बस उसका भला चाहते थे, उसे खुश देखना चाहते थे। शहर छोड़ के मत जाइएगा। सर सुमेधा की PM रिपोर्ट। हर्षिता और नेहा की तरह अजय की मौत भी सिर के पीछे किसी भारी चीज के लगने से हुई। सर प्रिया का यह केस हमारे केस से बिल्कुल अलग है।
अभी तक कोई भी पैटर्न मैच नहीं हो रहा सर। इनके एलिबीज चेक किए? हाँ सर, मैंने प्रिया के पेरेंट्स की सेल लोकेशन चेक की, वो लोग घर पे ही थे और सत्यम की माँ शांति वाशी गई थी। एज पर सत्यम स्टेटमेंट वो भी घर पे ही था। सिर्फ मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कोई एक कड़ी है जो इन केसेस को आपस में जोड़ती है, लेकिन नजर नहीं आ रही है। पेट्रोलिंग बढ़ा दो, बीचेस पे, डेटिंग साइट्स पे, कॉलोनीज में। अगर कहीं भी कोई सस्पिशियस आदमी नजर आए उसको उठा लो। और बाइक वाले का वीडियो अपने सारे खबरों में सर्कुलेट कर दो। शहर के लोग खतरे में हैं। हथौड़ा लिए घूम रहा है वो आदमी। पैसा नहीं नहीं मेरे चुप। पैसा निकाल चल। क्या कर रहे हो? ये हथौड़ा लेकर किसको मार रहे थे तुम? अरे सर, मार नहीं रहे थे, दो गुंडे एक बंदे को लूट रहे थे, हम उन्हें बचा रहे थे। कौन हो तुम? अरे चाचा, कितना झूठ बोलोगे? हाँ? शहर में एक कातिल घूम रहा है, हाथ में हथौड़ा लिए। आप भी हाथ में हथौड़ा लिए घूम रहे हैं। शक तो जाएगा ना। अब एक ही रास्ता है, सब कुछ सच सच बताइए। नीलिमा था मेरे बेटी का नाम। 1 साल पहले वो ऑफिस से घर लौट रही थी, तभी किसी ऐसे ही चोर ने उसकी सोने की चेन, उसकी पर्स चुरा ली। नीलिमा ने शायद उसे रोकने की कोशिश की थी, इसलिए उसने उसे मार दिया। एक सोने की चेन के लिए कुछ नहीं किया पुलिस ने। बहुत चक्कर लगाया पुलिस स्टेशन के मैंने, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक दिन मुझे कहा गया केस बंद कर दिया है। हमारे जीने का ही की सहारा था, उस राक्षस ने उसे भी छीन लिया। तब से उसकी तलाश कर रहे हैं, कभी तो मिलेगा तब पूछूंगी। चोरी किया ठीक, लेकिन मेरी बेटी को मारा क्यों? क्यों मारा उसे? देखिए, मैं आपका दुख समझता हूं और नीलिमा के केस को रीओपन करने की हम कोशिश करेंगे। इस आदमी को सर मैंने कुछ दिन पहले यहाँ पर देखा था सर। वो आदमी बाइक से आया, बाइक पार्क की और बिना हेलमेट उतारे ही कार में बैठकर चला गया। बाइक का वो रही सर। सर ये देखिए, सर शक्ल देखी थी उसकी? नहीं सर, उसने हेलमेट उतारा ही नहीं था। गाड़ी का नंबर याद है? नहीं सर, लेकिन ग्रे कलर की वैगनआर थी। ठीक, फॉरेंसिक वालों को बुलवा लो। सर वो दूसरा मर्डर करने वापस यहाँ पे आएगा, इस गलतफहमी में नहीं रह सकते। शायद हो सकता है कि उसे पता चल गया। शिरके, लेकिन फिलहाल हमारे पास कोई लीड भी नहीं है ना। सवाल यह है कि उन तीनों लड़कियों को उसने स्पॉट कैसे किया? या तो उन तीनों लड़कियों को जानता होगा या उनके रिश्तेदार इसको जानते होंगे, क्योंकि उसे पता था कि वो तीनों लड़कियां किस वक्त कहाँ होती हैं, किसके साथ होती हैं और खास करके कब अकेली होती हैं। इन तीनों के सीडीआर में कोई ना कोई कॉमन लिंक होगा, ढूंढो और इन सबके सोशल मीडिया अकाउंट्स भी चेक करो। ठीक है सर। वैसे नेहा बहुत मूडी थी, मैं उससे गुस्सा बहुत जल्दी आता था, बात बात में मुझसे झगड़ पड़ती थी और एक दिन कॉलेज रियूनियन में भी मुझसे लड़ पड़ी थी। मैं और हर्षिता एक ही इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ते हैं, इसलिए हम दोनों साथ में। 25 तारीख को एक कपल आया था शादी की बुकिंग के लिए। उस दिन की एंट्रीज और सीसीटीवी फुटेज देखनी है। यस मैम।
सर हमारे जितने भी सस्पेक्ट थे उनमें से ये हर्षिता और नेहा के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। हमने पता किया है सर, उनका सीनियर था और दोनों का सोशल मीडिया अकाउंट भी चेक किया है। दोनों की फ्रेंड लिस्ट में है सर। सर मैंने सुमेधा के बारे में चेक किया। 25 तारीख को सुमेधा अपनी शादी के लिए हॉल बुकिंग के लिए गई थी, तब ये भी आया था अपनी शादी की बुकिंग के लिए। सर मैंने सबके सोशल मीडिया अकाउंट चेक किए, सुमेधा की फ्रेंड लिस्ट में ये नहीं है, लेकिन सुमेधा के फियांसी अजय की फ्रेंड लिस्ट में। इसे पूरी खबर थी सर दोनों के बारे में। सर हम उसे फॉलो कर रहे हैं। सर मुझे लग रहा है कि वो बाइक स्टैंड पे ही जा रहा है। शायद उसने अपना अगला शिकार ढूंढ लिया है। पकड़े से निकाल। क्राइम सीन पे जो फिंगरप्रिंट्स हमें मिले, तेरे फिंगरप्रिंट्स उसके साथ मैच हो गए। तेरे पास जो हथौड़ा मिला उस पे सारे विक्टिम्स का खून मौजूद है। क्यों मारा उन लड़कियों को? क्योंकि वही औकात थी उनकी। शक्ल देखी अपनी? मूवी के विलन भी तुझसे ज्यादा स्मार्ट लगते हैं। तो फिर शादी के लिए हाँ क्यों कहा? क्योंकि तुम्हारी माँ ने मेरे पेरेंट्स को 10 लाख रुपए दिए थे। देखो सत्यम, शादी के बाद हम दोनों के बीच में कोई भी रिश्ता पति पत्नी वाला नहीं होगा। प्रिया, प्रिया मैं तुम्हारी वजह मर जाऊंगा। हाँ तो मर जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं गिरता। प्रिया मेरी बात तो सुनो। डोंट टच मी। सत्यम, तुम पागल हो गए हो क्या? मुझे छूने से मना करेगी? हाँ? शादी से मना करेगी? हाँ करूंगी, मुझे घिन आती है तेरी शक्ल से। मेरी शक्ल से घिन आती है? लेकिन लड़कियों से चिढ़ मचने लगी मुझे। अर्शिता तुम्हारे कॉलेज में पढ़ती थी? हाँ। जिनके औकात रोड पर शॉपिंग करने के होते हैं ना भाई, वो मॉल पे नहीं जाया करते। मेरे पापा पॉलिटिशियन है और तेरा बाप ऑटो चलाता है। कुछ डिफरेंस दिख रहा है तुझे बीच में? आज के बाद अगर मेरे इर्द गिर्द भी दिखा ना तो मुंह तोड़ दूंगी तेरा, समझा? बहुत क्रूर था हर्षिता को, इसलिए पहला नंबर उसका। और नेहा? नेहा और सूर्या एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन रियूनियन वाले दिन उन दोनों का झगड़ा हुआ। गलती किसकी थी ये तो पता नहीं, लेकिन सबके सामने उसने अपने बॉयफ्रेंड को थप्पड़ मारा। ये गलत था सर। मैं अपनी और प्रिया की शादी के लिए हॉल देखने गया था, वहां पे मैंने सुमेधा को देखा। आपने बोला था कि 9 तारीख को बुकिंग अवेलेबल है और अभी आप मना कर रहे हो। क्यों खोल के बैठे हो यहाँ पे? हर एक को मारने से पहले उसे अपनी शक्ल दिखाई, ताकि उन्हें ये पता चल पाए कि असली हीरो कौन है। हाँ, वो अजय को नहीं मारना था मुझे। इधर का फोन उधर क्यों करता था? पैटर्न, सीरियल किलर। सर आप लोगों को भी तो पता चलना चाहिए ना कि ये सब करने वाला सिर्फ एक ही हीरो है। मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैंने जो किया वो सही किया। ज्यादा गुरूर भी अच्छी बात नहीं होती है सर। जो लड़कियां दूसरों को नीचा दिखाती है, मुझे उन पर गुस्सा आता है। औरतों से चिढ़ है ना तुझे? थोड़ा सा नारी शक्ति भी देख ले। वंदना ताई और अरे सर से पैर तक लाल हो जाए इतना मारो। सर सर आप मुझे गोली मार दो मगर इतनी मत बटवा। ये इंसान का दिमाग उसे क्या क्या बना देता है सर। अच्छा खासा लड़का था ये सत्यम, और क्या से क्या बन गया। सत्यम अगर प्रिया के गुस्से को और अपने कॉम्प्लेक्स को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता तो शायद उससे औरतों से इतनी चिढ़ नहीं होती और वो ये सारे क्राइम्स नहीं करता। हम सब इंसानों के अंदर भगवान भी है, शैतान भी है, अच्छाई भी है और बुराई भी है। अब क्या चुनना सही है क्या गलत,
ये तो हर इंसान को खुद तय करना है। राइट सर। सर वो श्रीकांत जी की बेटी का केस भी रीओपन करते हैं। क्राइम पेट्रोल्स के और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।